हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फाइनली वो टाइम आ चुका है जहां पे हमको पार्ट 2 शुरू करना है। वो पतला सा ब्राउन कलर का बुक एंड ये देखा गया है हिस्टोरिकल एविडेंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। एसएम को लेके मुझसे ज्यादा आप एक्साइटेड होगे, विच इज गुड। पढ़ाई है, पढ़ाई को लेके एक्साइटेड हो, मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। बट एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टूडेंट्स यूजुअली ये गलती कर जाते हैं जो मैं नहीं चाहता कि आप करो, और क्योंकि आप देख रहे हो तो आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई यू हियर। शुरू में ही मैं आपको अगर ये हाईलाइट करा दूंगा तो शायद आप ये गलती ना करो और बाद में आपको इस चीज का बेनिफिट जरूर मिलेगा। एसएम, अब देखो चीज ऐसा होता है, ईआईएस और एसएम दोनों ही 50-50 मार्क्स के हैं, राइट, इक्वल वेटेज। बट ह्यूमन नेचर है, शायद मैं भी जब स्टूडेंट था तो मैं भी यही करता, बट मैंने वो नहीं किया फॉर्चुनेटली। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस चीज को ध्यान से सुनना एक बार। 50 मार्क्स का ईआईएस है, 50 मार्क्स का एसएम भी है। दोनों मार्क्स इन टर्म्स ऑफ मार्क्स वेटेज के टर्म्स में सेम है, पर अगर आप कंटेंट देखोगे तो शायद ये मुझे आपको बताना भी नहीं पड़ेगा, ईआईएस का कंटेंट इज एनी डे मच मोर देन एसएम। एसएम का कंटेंट छोटा है, ईआईएस कंपैरेटिवली बड़ा हो जाता है। तो ह्यूमन नेचर होगा, बिल्कुल ह्यूमन नेचर होगा कि हम एसएम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें क्योंकि वो छोटा है एंड 50 मार्क्स का है। एंड स्टूडेंट माइंडसेट की मैं अगर बात करूं तो डेफिनेटली अगर मैं भी स्टूडेंट होता शायद मैं भी एसएम ही ज्यादा प्रायोरिटी या ज्यादा फोकस के साथ पढ़ता, और लोग यही करते हैं। पर मैं यहीं पे आपको रोकना चाहता हूं कि ये आप नहीं कर रहे हैं। यहीं पे एक थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्यों मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल सही है, 50-50 मार्क्स के दोनों है, दोनों ही हम लोग को फोकस के साथ पढ़ना है। पर यूजुअली क्या होता है, बिकॉज एसएम इज स्मॉलर, उसका साइज छोटा हो जाता है एज कंपेयर टू ईआईएस, हम सारा का सारा फोकस ही एसएम में दे देते हैं। ये नहीं करना। एसएम पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, पर ईआईएस को नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि अल्टीमेटली ज्यादा मार्क्स जो है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया और ये अभी भी बता रहा हूं, और ये जितनी बार आप मुझसे पूछोगे मैं यही बोलता रहूंगा, ईआईएस इज मोर स्कोरिंग। ईआईएस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकता है जो एसएम ना दिला पाए। एसएम पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, 50 मार्क्स का ईआईएस भी है, 50 मार्क्स का एसएम भी है, हम दोनों ही पढ़ने वाले हैं। बट जो गलती आप करोगे उसके अगेंस्ट में मैं एक चीज बोल रहा हूं, इसलिए इस चीज को ध्यान से सुनना है। मैं बार बार बोलूंगा और ये आपको बार बार सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप ये गलती रिपीट करो, राइट। और बाद में जब आप जाके रियलाइज करोगे ये चीज, तो फिर कुछ फायदा भी नहीं होगा इस चीज का। इसलिए मैं आपको शुरू में ही ये पिन पॉइंट करा देना चाहता हूं, राइट। सिंपल सा चीज है, 50 मार्क्स एसएम, 50 मार्क्स ईआईएस, पढ़ना दोनों है, बट एसएम के ऊपर में अनड्यू इंपॉर्टेंस नहीं प्लेस करना। ये स्टूडेंट माइंडसेट है और ऐसा होगा, आप भी ऐसा करोगे, बट आपको अपने आप को रोकना है ये करने से। एसएम में हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, दोनों में बराबर जाएगा, दोनों पढ़ना है और दोनों को इक्वल रखो। एसएम को ऊपर मत चढ़ा देना, वहीं पे आप गड़बड़ कर जाओगे, क्योंकि मार्क्स अल्टीमेटली ईआईएस में मिलेगा। ईआईएस के क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं, आपने देखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, तो मार्क्स उधर है। एसएम में क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे, बट उसके जो आंसर्स होंगे वो आपको शायद फुल मार्क्स ना फेच करा पाए, बस यही डिफरेंस है। मार्क्स के व्यू पॉइंट में ईआईएस ऊपर चला जाता है। सो इसीलिए आप एसएम पढ़ो, एकदम एक्साइटमेंट के साथ पढ़ो, और मैं ही पढ़ाने वाला हूं पूरे एक्साइटमेंट के साथ। बट ईआईएस का मतलब वो जो फोकस रहता है ना, एसएम को 100% प्रायोरिटी या वैसा फोकस लेवल में मत ले आना, राइट। बस ये छोटा सा चीज जो और ये चीज को प्लीज याद रखना, ताकि आप ये गलती ना कर बैठो जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करेंगे। और इनफैक्ट यही आपका प्लस पॉइंट है कि आप वो चीज नहीं किए जो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। दैट इज वेयर योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो आप एसएम में पढ़ते चलोगे। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी सब यही तो है कि औरों से बेटर कैसे करें, और यहीं पे आप करोगे कि जो गलती बाकी करेंगे वो आप नहीं करोगे। दैट इज वेयर यू विल टेक द लीड। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। मैं आपको पहले एक बार इसके पेपर पैटर्न से कस्टम करा देता हूं और फिर हम आगे चलेंगे। देखो, एसएमबीएस स्ट्रेट फॉरवर्ड 50 मार्क्स, जस्ट लाइक ईआईएस, कुछ नया नहीं है, 50 मार्क्स का है ये पोर्शन।
1.5 घंटे का है। अगेन मैं ये मॉक टेस्ट पेपर मैंने यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर लिया हुआ है बिकॉज नेचुरल बात है, अगर मैं आईसीआई का एग्जाम पेपर ले लूं तो उसमें हम सिर्फ 70 मार्क्स यानी 35 EIS 35 SM देख पाएंगे। आईसीआई अपना एमसीक्यू पोर्शन रिलीज नहीं करता, राइट। तो देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 1 एंड 2 आर कंपल्सरी। क्वेश्चन 1 में क्या है, 1 में है अपना 15 मार्क्स का एमसीक्यू, 1 में है 15 मार्क्स का एमसीक्यू, जो पूरा एमसीक्यू चलेगा। अगेन एमसीक्यू कैसे करना है, क्या करना है, ये सब मुझ पर छोड़ दो, पहले हम चैप्टर्स करते हैं, एमसीक्यू भी टाइम टू टाइम में कर लेंगे, राइट। अलग सेशन लूंगा मैं एमसीक्यूज का जिसमें हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर रिवाइज करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, सब करेंगे, तो इसका हेडेक आपको नहीं लेना, ये सब मुझ पर छोड़ दो, करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी रहेगा दैट इज रिलेटिंग टू एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में एक केस टाइप का एमसीक्यू रहता है। अगेन ये सबको कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, हम सब देखेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ लेटर, राइट। अभी हमको सिलेबस पे फोकस करना है पहले। तो ये चला अपना एमसीक्यूज। अब क्वेश्चन नंबर 2 एक और आता है जो कंपलसरी होता है, विच इज अगेन 5 मार्क्स। ये 5 मार्क्स का कंपलसरी होता है। ऊपर देखा था ना, क्वेश्चन 1 एंड 2 आर कंपलसरी, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंपलसरी, यहां कोई ऑप्शन नहीं, हर एक जन को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और आप अगर देखोगे ये क्वेश्चन है केस बेस्ड, ये क्वेश्चन है केस बेस्ड, मतलब सिलेबस का ही है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस के बाहर से ये कुछ अजूबा उठ के आ गया, ना ना ना, है ये सिलेबस का, यही 8 चैप्टर्स में से कोई एक से उठ के आएगा, बट इसका जो लैंग्वेज रहेगा ना वो डायरेक्ट नहीं रहेगा। जैसे ईआईएस में कैसा क्वेश्चन आता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको लास्ट अगर आप लाइन पढ़ोगे आपको पता होगा कि कैसे क्या क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा। ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आपको एक पूरा केस है और ये आपको पढ़ के केस आप समझ जाओगे अगर आपका पूरा पढ़ा हुआ रहेगा। ये आप मेरे साथ जब क्लासेस देखोगे, पूरा चैप्टर्स को समझोगे, आपको भी समझ आ जाएगा, क्योंकि ये तो है सिलेबस के अंदर का ही ना। बट इसको जब आप लिखने बैठोगे तो इसका कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं होगा, कुछ यहां से आपको लेना होगा, कुछ यहां से लेना होगा, कुछ यहां से, इस तरह से आपको मिक्स एंड मैच करके ये आंसर को लिखना पड़ेगा। एंड नेचुरल बात है, यहाँ पे ओन वर्ड्स, खुद का लैंग्वेज आएगा, ओन वर्ड्स आएंगे, ये सब आने लगेगा, और ये जैसे ही आएगा ना मार्क्स थोड़ा सा कम होने लगता है, राइट। इसीलिए मैंने बोला ईआईएस इज मोर स्कोरिंग। तो ये गलती आप नहीं करने वाले, आप ईआईएस को भी उसका ड्यू इंपॉर्टेंस देने वाले हो और एसएम को भी उसका ड्यू इंपॉर्टेंस देने वाले हो, करेक्ट। क्लासेस भी मैंने उसी तरह से डिजाइन किया है, एडिक्वेट इंपॉर्टेंस के हिसाब से, किसको कितना इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। और आप भी अगर देखोगे ईआईएस इज हेवी इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 एंड 2 यहाँ पे। उसके बाद आया, तो यहां पे अपना खत्म हो गया जो कंपलसरी पोर्शन होता है वो। अब आया ऑप्शनल। ऑप्शनल में मतलब अभी तक अपना हो गया 15 मार्क्स एमसीक्यू प्लस 5 मार्क्स का केस स्टडी, राइट। 20 मार्क्स डन, बचे कितने, 30 मार्क्स। 50 मार्क्स का एसएम का पोर्शन, 30 मार्क्स जो बचा है उसमें कितना क्वेश्चन आएगा, 4, आपको करना है 3, आएगा 4, आपको करना है 3, 1 एक ऑप्शन रहेगा, और हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स रहेंगे, पार्ट ए पार्ट बी, हर एक पार्ट रहेगा 5-5 मार्क का। आप देखो 5-5 मार्क्स 5-5 मार्क्स, इस तरह से पार्ट्स चलते रहेंगे, राइट। और इसमें से आप कोई एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो, बचे हुए 3 आपको करना है, बस हो गया 50 मार्क्स। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ यहाँ पे, तो 3 into 10 यानी 30, और 20 मार्क्स ऊपर कंपल्सरी चला। क्लियर है बात। अब ये जो पूरा पेपर पैटर्न आया, ये पेपर पैटर्न कहां से आया, ये आया ये 8 चैप्टर्स में से। ये 8 चैप्टर्स है जो आपका पूरा 50 मार्क्स को बनाता है, क्लियर। तब ये 8 चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना है, एक एक करके सारा पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। एसएम तो ऐसे भी आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे, इससे वैसे भी ज्यादा मजेदार लगने लगता है। और वही तो मैंने बोला, इसी कारण ये हम ऑटोमेटिकली स्टूडेंट नेचर ये बन जाता है, बिकॉज एसएम ज्यादा फ्रेंडली लगता है, ज्यादा कंफर्टेबल फील करा देता है ऑटोमेटिकली, राइट, क्योंकि वो हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो बिकॉज वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करा देता है, ईआईएस कहीं ना कहीं निग्लेक्ट होता चला जाता है। यही गलती है जो आपको नहीं करना।
कंफर्ट जोन के बाहर अभी चले जाओ ताकि एग्जाम डे पे ना जाना पड़े, राइट। तो बस ये आपको याद रहेगा, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, बीच बीच में भी बोल दूंगा, आपको याद दिलाता रहूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इसके साथ शुरू करेंगे चैप्टर 1। आ जाओ, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एकदम शुरू से आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कॉन्सेप्ट विथ एग्जांपल, जैसे हम EIS में पढ़ा है, जैसा हमने पढ़ा है बिल्कुल वैसा कॉन्सेप्ट एग्जांपल से रिलेट करते हुए मार्क कर लेंगे बुक में, करेक्ट। इसमें आप आ जाओ, पहले सबसे पहले आ जाओ यहां पे पेज नंबर 4, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो लिखा है वहां पे। इसके ऊपर का पोर्शन जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी हो जाता है, तो हम लोग डायरेक्टली यहां से शुरू करेंगे और एक एक करके आगे चलेंगे, करेक्ट। ऊपर वाला पोर्शन छोड़ा नहीं है, वो भी अभी कवर करा दूंगा। तो बस शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 4 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से। अब सब्जेक्ट का तो नाम ही है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ एक एक करके देखेंगे। आ रहा इधर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से। अब ये जो वर्ड है ना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये वर्ड दो इसका जो ओरिजिन है या इसका जो बेसिस है, ये दो वर्ड्स के ऊपर में है। एक आपको देख के तुरंत समझ आ जाएगा, मेरा बस लिखने का देरी है, स्ट्रैटेजी, और दूसरा है मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट को जब मिलाएंगे तो बन जाएगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। पहले एक बार ये दो इंडिविजुअल वर्ड्स को देख लेंगे तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट काफी हद तक अपने आप क्लियर होने लगेगा। क्लियर? तो पहला चीज, स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ऐसा चीज है जो पता हम सबको है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, बस हम उसको बयान नहीं कर पाते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और वही सीखना है इधर में। है क्या स्ट्रैटेजी? दिस इज समथिंग जो आप डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो। आप जैसे अभी पढ़ रहे हो, आपका एग्जांपल लेता हूं, आप बेस्ट रिलेट कर पाओगे। आप अभी पढ़ रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं ना कि सीए इंटर में एडमिशन लिया, सीए इंस्टीट्यूट के साथ एडमिशन लिया और बस लग गए पढ़ने, ऐसा नहीं होता, राइट। आप अपने लिए पहले एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, एक प्लान बनाते हो, एक प्लान बनाते हो कि कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, और किस तरह से हमें प्रोसीड करते रहना है, करेक्ट। दैट इज व्हाट अ स्ट्रैटेजी इज, नथिंग बट अ प्लान, जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। ये कोई भी, अभी आपको बिल्कुल भी वो सब चीजों में नहीं जाना कि ओ ये तो बिजनेस का बात करता है वगैरह वगैरह, ना 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 ना। दिस इज समथिंग जो हम डे टू डे लाइफ में, हम सब इंडिविजुअल लाइफ में भी इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, यूज करते हैं। तो पहले वो चीज तो देख लो। और तो एक तो एग्जांपल ये हो गया कि आप पढ़ने में इसको यूज करते हो, राइट। पढ़ना है आईपीसीसी के लिए या इंटर के लिए, सीए इंटर के लिए पढ़ना है, तो बिल्कुल स्ट्रैटेजी के साथ हम पढ़ेंगे। आए दिन यूट्यूब में लगा रहता है 1.5 डे रिवीजन स्ट्रैटेजी। अगर आप एग्जाम दोगे तब आपको ये सब हम लोग बना के देंगे। अभी अगर लेट से बचे 4 महीने तो 4 मंथ स्टडी प्लान। जब आपको इंटर शुरू करना है तो 9 to 10 मंथ्स ऑफ स्टडी प्लान, किस हिसाब से आपका ट्यूशन किस हिसाब से शेड्यूल होना चाहिए, क्लासेस किस हिसाब से आपके शेड्यूल्ड रहने चाहिए, सेल्फ स्टडी कैसा रहेगा, आप सुबह पढ़ोगे, शाम को पढ़ोगे, किस तरह से, कैसे, सब कुछ आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, अपने फोर्टे, अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, एक प्लान तैयार करते हो। तो वो किस लिए? ताकि आप बेटर तरीके से एक वेल डिफाइंड कॉन्क्रीट मैनर में पढ़ाई कर सको, करेक्ट। बस यही होता है। यही जब सब कोई ऐसे करने लगता है वो स्ट्रैटेजी हो जाता है। आप जब गेम खेलते हो किसी के साथ, लेट से आप किसी फ्रेंड के साथ या घर में किसी के संग भी बैठ के कोई बोर्ड गेम खेल रहे हो, चेस खेल रहे हो, वो पहला जगह है जहां पे आपको स्ट्रैटेजी यूज करना पड़ता है। आपका कुछ एक गोल रहेगा, कुछ एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या कि हमको सामने वाले बंदे को तो हराना ही है, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो पापा हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो कोई भी हो, आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। बट जब बात आती है चेस की या कोई भी बोर्ड गेम का जिसमें आप ओपोनेंट्स हो, तो बस सारा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बाहर आ जाएगा और एक ही गोल रहेगा, उसको कैसे हराए। अब उसको हराना ये गोल है, बट कैसे?
आप हर एक मूव, सपोज करो आप चेस खेल रहे हो, एवरी मूव दैट यू प्ले आप सोच के चलोगे कि हम जो भी चल रहे हैं इसके ऊपर में सामने वाला क्या चलेगा, फिर सामने वाला कुछ चल दे उसके ऊपर में हमको क्या चलना है। इसके बेसिस पे इस तरह से एक एक करके वो गेम आगे बढ़ता जाता है, राइट। सो एट एवरी स्टेप ऑफ दैट गेम हम लोग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, हम लोग एक प्लान ऑफ एक्शन यूज कर रहे हैं कि हाँ अगर हम कोई एक लेट से नाइट को आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, और कोई पॉन को आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इस तरह से अलग अलग मूव्स अलग अलग रिजल्ट क्रिएट करा के देगा, करेक्ट। सो दैट इज व्हाट अ स्ट्रैटेजी इज। हर जगह स्ट्रैटेजी यूज करना है। अब सपोज करो घर में आपको कोई आपको लेट नाइट पार्टी में जाना है, घर से परमिशन नहीं मिल रहा, या कोई फ्रेंड के घर स्लीप ओवर के लिए जाना है, आपको घर से परमिशन नहीं मिल रहा, सारा का सारा दिमाग स्ट्रैटेजी बनाने में जुट जाएगा कि कैसे ये परमिशन लिया जाए, कौन से फ्रेंड को अपने व्हाट डू यू से अपने प्लान में शामिल करे और उसको कन्विंस कराने को भेजे। अगर आपके कोई बड़े भाई या बड़े बहन है, कोई बड़ी बहन है, तो प्राय आप उसके सडन में जाके बोलते होंगे कि प्लीज मेरा ये काम करा दो, ये परमिशन लेके दे दो। उस समय सब आपका प्लीज और भैया सब कुछ, दीदी सब कुछ निकल जाएगा। मैं ये बता सकता हूं कि मेरा छोटा भाई भी ऐसा करता है। तो उसका स्ट्रैटेजी ये होता है कि वो थोड़ा ऐसा एकदम भोलापन का एक्टिंग कर दे और मैं उसके लिए सारा काम करके दे दूं, जो भी मम्मी पापा को संभालना रहता है वो सब संभाल के उसको दे दूं। बट तो ये उसका स्ट्रैटेजी था। इसी तरह से हर कहीं पे अब 14 फरवरी वाला जो पूरा वीक चलेगा उसमें आपको 10,000 तो स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है कि कैसे जाए बाहर, किसी को पता ना चले, कैसे हम मम्मी को कन्विंस करें कि उनको पता ना चले। बहुत सारा स्ट्रैटेजी साइमल्टेनियसली बनाना पड़ता है। स्ट्रैटेजी आपसे अच्छा कोई नहीं बना सकता। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप मुझे पढ़ा दो, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, राइट। जोक्स अपार्ट, तो स्ट्रैटेजी क्या था, नथिंग बट समथिंग जो हम एवरीडे करते हैं, एक प्लान ऑफ एक्शन, राइट। अब अगर मैं आपको बताऊं, ये स्ट्रैटेजी जो है ना, ये बिजनेस से ओरिजिनेट नहीं हुआ है। बिजनेस में तो हम अब इसको यूज कर लेते हैं, तो ये ओरिजिनेट कहां से हुआ, ओरिजिनेट हुआ ये 1930s 1940s के आसपास से। इसको यूज किया जाता था वॉर्स में। वॉर उस समय बिजनेसेस तो इतने थे नहीं, राइट, थे भी तो इतना ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन वाला कोई माहौल नहीं था, राइट। तो उस समय क्या चीज का क्या ज्यादा आपको देखने मिलता था, वॉर। कई सारे वॉर्स आपको देखने को मिलते थे बिटवीन वेरियस कंट्रीज, या कई में तो कंट्रीज के बीच में भी आपस में इंटरनल कोल्ड वॉर, सिविल वॉर्स हो जाते थे, राइट। तो ये वॉर से ये वर्ड का ओरिजिन आया था, राइट। ये वॉर बोल दो या पॉलिटिक्स बोल दो, ये दो डोमेन, ये दो एरियाज है जहां से ये वर्ड जो स्ट्रैटेजी है ना, ये निकल के आया है। इसीलिए स्ट्रैटेजी को हम हिंदी में बोलते हैं रणनीति, राइट, क्योंकि ये मोस्टली वॉर रिलेटेड है। आओ ऊपर आओ, देखो मैं आपको दिखाता हूं। देखो डिक्शनरी डेफिनेशन, अगर आप डिक्शनरी भी खोलोगे तो स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन क्या रहेगा, देखो, समथिंग विच हैज टू डू विथ वॉर, समथिंग विच हैज टू डू विथ वॉर एंड वेज टू विन ओवर एन एनिमी, वेज टू विन ओवर एन एनिमी। हराए कैसे, मैंने बोला ना बोर्ड गेम में भी तो वही स्ट्रैटेजी काम आ गया ना। वॉर में क्या होता है, देयर आर टू पार्टीज, टू साइड्स, टू कंट्रीज, इंडिया पाकिस्तान लेट्स से। तो हर कंट्री अपना अपना स्ट्रैटेजी बनाएगा, अपने अपने एंड से उसका पूरा कोशिश यही रहेगा कि हम सामने वाले कंट्री को कैसे हराए, राइट। कैसे उसको मान लो सरेंडर कराना है, या कैसे उसके ऊपर में विक्ट्री गेन करना है, राइट। दैट इज व्हाट द अल्टीमेट गोल इज गोइंग टू बी। तो वो करने का जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, दैट विल बी स्ट्रैटेजी, राइट। अब यही हम गेम प्लान में लगाते हैं, जब गेम खेल रहे हैं तब लगाते हैं। जब आप पबजी खेलते हो दोस्त लोग के साथ, तो 4 का टीम जो बना लेते हो, तो बाकी तो ओपोनेंट्स हो गए ना, आप 4 उस समय एकदम हम साथ साथ है वाले टीम बन जाते हो। और जब बाकी जो आई थिंक उसमें 100 प्लेयर्स वगैरह होते हैं, अब शायद चेंज हो गया पता नहीं, व्हाटएवर, जो बाकी 96 प्लेयर्स होंगे उनमें आप एकदम ऐसे बाकी 96 आपके सब ओपोनेंट्स हो जाते हैं।
तो यू ट्राई टू क्रिएट अ स्ट्रेटेजी, उसमें क्या होता है, यू हैव टू सर्वाइव टू द व्हाट डू यू से टिल द वेरी एंड, राइट। उसमें आपको मैक्सिमम टाइम तक सर्वाइव करना है लास्ट टीम तक, मतलब जब 4 लोग बचे तो आप 4 होने चाहिए, यही आपका गोल होता है, राइट। और ये गोल को पूरा करने के लिए आप अपना ड्यूरिंग द गेम आप डिस्कस करके स्ट्रैटेजी बनाते रहते हो ना, कि नहीं ऐसे जाना चाहिए, नहीं वैसे जाना चाहिए, इस रूट से जाना बेटर रहेगा, इस मोड के थ्रू जाना बेटर रहेगा, राइट। व्हाट इज ऑल दिस? ऑल ऑफ दिस इज नथिंग बट स्ट्रैटेजी। अब यही जब बिजनेसेस करती हैं तो उसको नाम दे दिया जाता है, एक उसको सब्जेक्ट बना दिया गया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, नथिंग एल्स, राइट। देखो अब जब बिजनेस कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो क्या होता है ये, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, इट इज नथिंग बट अ गेम प्लान। एक गेम प्लान जो मैनेजमेंट यूज करेगा। मैंने बोला था अभी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 2 चीजों से आता है, स्ट्रैटेजी और दूसरा आता है मैनेजमेंट से, राइट। तो स्ट्रैटेजी तो पहले समझो, उसके बाद मैनेजमेंट भी देखेंगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अपने आप समझ में आ जाएगा। स्ट्रैटेजी क्या है? इट इज अ गेम प्लान, प्लान ऑफ एक्शन, जो मैंने बोला प्लान ऑफ एक्शन। ये प्लान है जो मैनेजमेंट यूज करेगा, क्या चीज के लिए? अलग अलग चीजों के लिए। जैसे आप नॉर्मल स्ट्रैटेजी सोचो ना, आप गेम वेम खेल रहे हो, किस लिए खेल रहे हो? सामने वाले ओपोनेंट को बीट करने के लिए। जब अभी आप इंटर का एग्जाम दोगे, सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दोगे, उसमें आपका स्ट्रैटेजी क्या है? औरों से बेटर करना, राइट। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, अगर आप बेटर करोगे तो देन आपका अल्टीमेट गोल तो देखो पास करना है, किसी का रैंक लाना है, ये सब रहेगा। पर वो आप कैसे करोगे? जब आप बाकी लोग जो एग्जाम वगैरह दे रहे हैं उनसे बेटर कर रहे हो, राइट। तभी आप वो स्पॉट में अपने आप को प्लेस कर पाओगे जहां आपका गोल पूरा होने लगेगा, राइट। तो ये यही है एक प्लान ऑफ एक्शन, एक गेम प्लान, जिसमें से हम क्या करते हैं, जिसमें से मैनेजमेंट क्या करती है, वो मार्केट पोजीशन क्रिएट करता है अपने आप के लिए। बिजनेस पर्सपेक्टिव से अब बात कर रहे हैं हम, यहां पे हम बात कर रहे हैं बिजनेस कॉन्टेक्स्ट से। तो यहां पे क्या है? बिजनेस अपने आप के लिए एक पोजीशन क्रिएट करता है, मार्केट में स्ट्रैटेजी को यूज करके, राइट। ऑपरेशंस कैरी आउट करता है, डे टू डे ऑपरेशंस कैरी आउट करना पड़ेगा, वो स्ट्रैटेजी को यूज करके करता है। उसके बाद कस्टमर्स को सेटिस्फाई करता है, कस्टमर है तभी तो बिजनेस है, तो कस्टमर को सेटिस्फाई करता है यूजिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपीट करता है। अरे पूरा स्ट्रैटेजी में यही तो पढ़ा ना, वेज टू विन ओवर एन एनिमी, तो क्या है? यही तो है, कंपीट करना है आपको। बाकी बिजनेस, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो और भी तो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो उन लोग से आपको बेटर करना पड़ेगा, तभी तो लोग आपको पूछेंगे, वरना कोई आपको क्यों पूछेगा, करेक्ट। कंपीट सक्सेसफुली एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स। तो स्ट्रैटेजी किस काम के लिए आता है? स्ट्रैटेजी है क्या? है तो वो एक गेम प्लान। अब है वो गेम प्लान तो किस काम के आता है? वो मैनेजमेंट के काम आता है। किस काम आता है? मार्केट पोजीशन क्रिएट कराता है, ऑपरेशंस कंडक्ट करने में हेल्प करता है, कस्टमर आर सेटिस्फाइड ये इंश्योर कराता है, कंपीट करने में हेल्प करता है। मार्केट में वेरियस बहुत सारे कंपेटिटर्स होंगे आपके, उनसे आप बेटर कर सको, उनसे बेटर परफॉर्म कर सको, ये आपको हेल्प कराएगा स्ट्रैटेजी करने में। और लास्ट में आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, कुछ तो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, ये आपको पूरा करने में हेल्प कराएगा, राइट। क्लियर? तो स्ट्रैटेजी क्या? गेम प्लान, जो मैनेजमेंट यूज करता है ये सारी चीजों के लिए। क्लियर? उसके बाद एक और मीनिंग आता है स्ट्रैटेजी का, क्या होगा? स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट होता है। ये ना कंस्ट्रक्शन वगैरह से आता है। जब कंस्ट्रक्शन की बात हम करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में आर्किटेक्ट्स क्या करेंगे? क्या वो ऐसा वर्कर्स को लगा के एकदम डे 1 पे ही बिल्डिंग बनाना चालू कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब बिल्डिंग बनाना है, 8-10 तल्ले का बिल्डिंग बनाना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान होना जरूरी है कि कितना बड़ा फाउंडेशन होना चाहिए, उसके लिए
बिल्डिंग बनाने के लिए आपको पहले नीचे डिग करना पड़ता है, यू हैव टू डिग इनटू द अर्थ, नीचे एक फाउंडेशन बनता है। तो कितना बड़ा फाउंडेशन रहेगा, कितने पिलर्स रहेंगे, कितना क्या क्या हर एक फ्लोर का क्या डायमेंशन रहेगा, ये सब कुछ बहुत ही प्रिसाइसली डिसाइडेड रहता है पहले ही, और उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट कुछ नहीं, अ मैप, एक नक्शा, राइट। एक नक्शा बना दिया होता है पहले ही वो एरिया का कि हाँ यहाँ पे इस तरह से बिल्डिंग बनेगा। इनफैक्ट आजकल तो बिल्डिंग के अंदर का भी ब्लूप्रिंट पहले ही रेडी रहता है। बिल्डिंग बनना शुरू नहीं हुआ पर घर कैसा होगा ये मिल जाता है। कैसे? वो ब्लूप्रिंट टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं ना। सो व्हाट इज स्ट्रैटेजी? यही है स्ट्रैटेजी, एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। अब कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी है लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट, ऑफ वेयर यू वांट टू बी। आप कहां जाना चाहते हो, आपका इमेज क्या है, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आप किधर अपने आप को देख पा रहे हो, आज से 5 साल 10 साल बाद आप अपने आप को कहां विजुअलाइज करते हो, वेयर यू आर, वेयर यू वांट टू गो। आप जब जाओगे इंटरव्यू देने, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन। तो सोचो, सोचना पड़ेगा ना 5 साल बाद हम कहां होंगे, वही यही है। तो स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है, आप बाद में कहां होगे उसका, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज, ऑफ द इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। क्या बनना है आपको, एक इमेज जो आप क्या बनाओगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा 5 साल 10 साल 15 साल बाद, डिजायर्ड इमेज जो आपको चाहिए वैसा, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है वो आपको स्ट्रैटेजी के हिसाब से, स्ट्रैटेजी अगर आप बना दिया, आपने बना दिया तो स्ट्रैटेजी आपको गाइड कर देगा ना, इट गाइड्स द डायरेक्शन, राइट, वो डायरेक्शन बता देगा। और फाइनली वो डेस्टिनेशन की आपको अल्टीमेटली पहुंचना कहां है, ये सब करके आपको पहुंचना कहां है वो भी बता देता है स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी मतलब क्या, एक तो हो गया देखो जनरल मीनिंग, वेज टू विन ओवर अ वॉर एंड इट हैज टू डू विद वॉर एंड वेज टू विन ओवर एन एनिमी। अब बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करेंगे तो स्ट्रैटेजी भी होता है दो चीज, एक होता है गेम प्लान जो मैनेजमेंट यूज करेगा क्या करने को, टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस, टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस, टू मार्केट अ पोजीशन, एक पोजीशन बनाता है ऑर्गेनाइजेशन का, अपने आप के लिए एक पोजीशन बनाता है ना मार्केट में, राइट। उसके बाद टू कंपीट, पहले कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर लेगा, फिर टू कंपीट सक्सेसफुली, और लास्ट में अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करेगा। क्लियर? उसके बाद एक सेकंड डेफिनेशन भी देखा था स्ट्रैटेजी का, क्या होता है, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट, ऑफ इमेज, डेस्टिनेशन, डायरेक्शन, कहां जाना है, कैसे जाना है, और अल्टीमेटली किधर जाना है। करेक्ट? ये सब चीज हो गई, करेक्ट है बात। अब ये तो था स्ट्रैटेजी, अब बात करेंगे हम मैनेजमेंट की। अब हम बात करेंगे एक बार मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट कौन है? जो स्ट्रैटेजी बनाया, सपोज करो आप अपने लिए, अपने पढ़ने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो आप अपना स्ट्रैटेजी बना रहे हो, so that means you are the management of that strategy, right? तो मैनेजमेंट दो तरीके से देखा जाता है, there are two dimensions to management। देखो इधर आओ, पहला क्या, मैनेजमेंट कुछ नहीं पर जो बना रहा है स्ट्रैटेजी वो ग्रुप। यहां मैंने इंडिविजुअल का एग्जांपल लिया, पर बिजनेस में तो कोई एक इंडिविजुअल नहीं होगा ना, एक पूरा ग्रुप रहेगा, जो कंपनी का टॉप मोस्ट जो टॉप मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो टॉप एक जो ग्रुप, जैसे सपोज करो रिलायंस में ये मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, ये लोग जो पहले थे, अभी मुकेश अंबानी और उनके बेटा बेटी लोग, सब लोग, राइट। सो वो लोग, एंड ऑफ कोर्स और भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी होता है, ऐसा नहीं है कि खाली यही कंपनी को चला रहे हैं। सो ये जो ग्रुप है, नाउ दिस इज मैनेजमेंट, ये हो गया मैनेजमेंट हु इज इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्सिबल ऑफ द डे टू डे बिजनेस, जो बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। द की ग्रुप यानी वो चीफ ऑर्गन विच इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस कंडक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस ग्रुप के पास है, वो ग्रुप हो गया मैनेजमेंट, राइट। और इसका बिजनेस ये कंडक्ट कैसे करता है, बाय कोऑर्डिनेटिंग द रिसोर्सेज,
मैनेजमेंट में पढ़ा है ना, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, 5M इसको बोलते हैं ना, मैन, मटीरियल, मनी, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा होगा मैन पावर हो गया, मनी, मटीरियल, टेक्नोलॉजी जिसको मशीनरी बोलते हैं, राइट। चलो यहाँ पे 4 दिया है, कोई नहीं। तो ये जो रिसोर्सेज हैं इसको कोऑर्डिनेट करने का काम होता है मैनेजमेंट का। तो वही यहां पे बोला है, देखो मैनेजमेंट कौन है, चीफ ऑर्गन जो इंटीग्रेट करेगा यानी कोऑर्डिनेट करेगा ये सारे अलग अलग रिसोर्सेज को एक साथ लेकर आता है ताकि बिजनेस हो सके, बेसिक मैनेजमेंट, राइट। उसके बाद अब मैनेजमेंट कितना साउंड है, कितना कॉम्पिटेंट है, मैनेजमेंट का क्वालिटी बढ़िया है या नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपके कंपनी का क्वालिटी कैसा है। आपका कंपनी अच्छा करेगा, आपका कंपनी सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा, वो ठीक उसके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। इसका तो एकदम लाइव एग्जांपल है मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, राइट। दिया तो दोनों को ही बराबर गया था, बट एक कहां है और एक कहां है तो दोनों ही मैनेजमेंट ग्रुप, बट सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ द कंपनी डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर एंड द कॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजमेंट। वो कितना साउंड है, कितना उसका कैसे बोले, कितना उसका कंपेटिटिव स्पिरिट है, उसकी काबिलियत, उसमें कितना टैलेंट है अच्छा करने का, राइट। तो उस पर डिपेंड करता है सर्वाइवल एंड सक्सेस विल डिपेंड ऑन द कॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब टैलेंट बेसिकली, राइट। और सेकेंड सेंस होता है, अब यहां पे पहले में हमने क्या बोला, मैनेजमेंट इज जो क्रिएट करता है स्ट्रैटेजी। आपने अपने पढ़ने का स्ट्रैटेजी बनाया है तो यू आर द मैनेजमेंट ऑफ योर स्ट्रैटेजी, राइट, योर स्टडी प्लान। बट दूसरा एक और स्कूल ऑफ थॉट चलता है, एक और मैनेजमेंट का डेफिनेशन चलता है, वो क्या, वो ये, अब यहां पे हम किसी इंसान या किसी ग्रुप को रेफर नहीं कर रहे, अब यहां पे हम रेफर कर रहे हैं एक काम को, वो फंक्शन को या वो प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से स्ट्रैटेजी को क्रिएट किया जाता है या जिस प्रोसेस से कंपनीज को बिजनेस किया जाता है। यहां पे ग्रुप नहीं है, यहां पे कोई इंसान नहीं है, कोई लोग नहीं है, यहां पे प्रोसेस को बोला जा रहा है मैनेजमेंट, जो आप 11, 12 कॉलेज सब जगह पढ़ते हो, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, यही सब तो है। क्या है ये मैनेजमेंट। सो सेकेंड सेंस क्या हुआ मैनेजमेंट का, इट इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, फंक्शंस एंड प्रोसेसेस जो मैनेजमेंट कैरी आउट करे। अब यहां पे मैनेजमेंट क्या हुआ, मैंने बोला ना 2 सेंस, एक है वो ग्रुप को भी रेफर करता है और दूसरा है वो काम को रेफर करता है, प्रोसेस या फंक्शंस, राइट। टू जो मैनेजमेंट कैरी आउट करती है टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, राइट। क्या फंक्शंस इंक्लूड हो गए, देखो ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो आपका ऑलरेडी मालूम ही है, राइट। तो मैनेजमेंट है क्या, वो एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है, वो एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है। मतलब यहां पे आप एक ग्रुप नहीं हो, अब आप एक प्रोसेस हो, एक काम हो, टू मेक अदर पीपल डू थिंग्स, टू मेक अदर पीपल वर्क फॉर यू, वो मैनेजमेंट का पार्ट हो जाता है, राइट। देखो ना, इट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन एंड टू डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल। यहां पे आप काम करा रहे हो तो दिस प्रोसेस, जिस प्रोसेस से आप बाकी लोग को मोटिवेट कर रहे हो काम करने के लिए, जिस प्रोसेस से आप बाकी लोग को गाइड कर रहे हो काम के लिए, काम करने के लिए, और जो आपके सबऑर्डिनेट्स है, जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं, जिस फंक्शन के थ्रू हम उनसे काम कराते हैं, वो भी तो मैनेजमेंट हो गया। तो मैनेजमेंट माने 2 चीज, एक हो गया ग्रुप, एक हो गया वो की ग्रुप या चीफ ऑर्गन एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस, कैसे, बाय इंटीग्रेटिंग वेरियस रिसोर्सेस, राइट। अब कौन सा कंपनी कितना अच्छा करे ये तो उसके वो की ग्रुप के ऊपर होगा, यानी इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटेंस या कैरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट। दूसरा एक और स्कूल ऑफ थॉट चला, क्या,
क्या चला बताओ तो? इट इज नॉट अ ग्रुप। यहां पे अब वो ग्रुप को रेफर नहीं कर रहे हैं, अब वो किसको रेफर कर रहे हैं? अ सेट ऑफ फंक्शंस, अ सेट ऑफ प्रोसेसेस इसको रेफर कर रहे हैं कि कितना किस तरह से हम काम कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए, उसको रेफर कर रहे हैं। करेक्ट। अब यहां पे बहुत क्या फंक्शंस इंक्लूडेड है? प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सब जो आपका 11, 12 वगैरह में पढ़ा हुआ है वही। एक जो चीज आपको याद रखना है वो ये कि इट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस। इन्फ्लुएंस प्रोसेस क्यों? कि आप यहां पे बाकी लोग को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, यू इन्फ्लुएंस पीपल टू वर्क। आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को काम करने के लिए, टू मेक थिंग्स हैपन, राइट? टू डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल की काम करना, किस डायरेक्शन में काम करना है वो डायरेक्शन आप प्रोवाइड कर रहे हो, किस ऑब्जेक्टिव के तरफ में काम करना है वो ऑब्जेक्टिव आप प्रोवाइड कर रहे हो। ये सब जो आप जब प्रोवाइड करोगे, सो दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इज, राइट? सो टू सेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, एज सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है। करेक्ट। स्ट्रैटेजी भी देखा, मैनेजमेंट देखा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, स्ट्रैटेजी वर्सेस मैनेजमेंट। जब अब खुद सोचो ना, जब पढ़ाए दो अलग अलग चीज है, कैसे ये दो एक हो सकता है? नहीं हो सकते ना। बस यहां पे वही रीआइटरेट किया है, स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट। सिंपल। हो भी नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रैटेजी अलग है, मैनेजमेंट अलग है। स्ट्रैटेजी है एक प्लान ऑफ एक्शन, मैनेजमेंट है वो जो प्लान को बना रहा है। अब खुद से सोचो ना, आप जो प्लान को बना रहे हो वो प्लान और आप सेम हो सकता है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग चीज है, राइट? आप प्लान को बना रहे हो और वो प्लान आपको हेल्प करेगा कैसे आगे प्रोसीड करें, राइट? सो इट्स अ टू एंड फ्रो, ऐसा पेंडुलम की तरह काम करता है ना। आपने बनाया है स्ट्रैटेजी और वो स्ट्रैटेजी आपको बाद में गाइड करती है, वो डायरेक्ट करती है, एक फ्रेमवर्क बना के दे देती है कि हाँ, इस आपका प्लान ऑफ एक्शन ये था। कहीं को आप भूल गए कि कैसे पढ़ना था, क्या अब हमको कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ना है, आपका प्लान बना हुआ है, रेफर कर लो ना, वो फ्रेमवर्क आपको बना के दे दिया, राइट? सो इट इज अ टू एंड फ्रो मूवमेंट। यहां पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, दोनों अपने अपने जगह पर इंपॉर्टेंट है, यही बोला है यहां पे। बस स्ट्रैटेजी क्या बना के देता है? एक फ्रेमवर्क। स्ट्रैटेजी provides an integrated framework for the top management to exploit opportunities, threats, weaknesses, trends, SWOT analysis। तो कहीं तो सुना सुना ही लग रहा होगा ये क्या है? ये है SWOT। सुना सुना लग रहा है, कोई बात नहीं है, हम इसको आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आगे के चैप्टर में ये कवर्ड है। तो स्ट्रैटेजी एक प्लान ऑफ एक्शन है, वो क्या करके दे देगा? एक फ्रेमवर्क देगा। फ्रेमवर्क की इसके बेसिस पे आप डिसीजंस लो, इसके बेसिस पे आप काम करो, इसके बेसिस पे आप आगे का काम करो। जैसे क्या दिया? ये एक फ्रेमवर्क बना के दे देता है टॉप मैनेजमेंट को कि आप अपना अपॉर्चुनिटीज इवैल्यूएट करिए, आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में कहां अपॉर्चुनिटी आता है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। आपका स्ट्रेंथ क्या है, वो अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर पाओ, उस चीज के लिए वो स्ट्रेंथ में आप फोकस कराता है। वीकनेसेस, थ्रेट्स, सब चीज में फोकस कराता है स्ट्रैटेजी। अगर स्ट्रैटेजी है तो एक फ्रेमवर्क रहेगा, मैनेजमेंट ये काम कर पाएगा। करेक्ट। तो देयरफॉर स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो तो बल्कि एक फ्रेमवर्क बना के देता है मैनेजमेंट को कि लो ऐसे काम करना है, राइट? करेक्ट। उसके बाद स्ट्रैटेजीज कैन नेवर बी परफेक्ट, वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, वो कभी भी फ्लॉलेस नहीं हो सकते। वो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने स्ट्रैटेजी बना लिया और वही का वही, वही का वही, वैसा का वैसा ही चलते आ रहा है, वैसा कभी भी नहीं हो सकता। अब खुद सोचो ना, मान लो डे 1 पे आप पढ़ने बैठ रहे हो और आपने स्ट्रैटेजी बना लिया, क्या यही डे 1 का स्ट्रैटेजी आप एकदम इंटर तक कैरी कर पाओगे बिना किसी भी चेंज के? ऐसा हो ही नहीं सकता। डे 1 पे हमने बनाया, क्या आपने एंटिसिपेट किया था किस दिन आप बीमार पड़ सकते हो? नहीं, कभी भी ये हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि अब नॉर्मल लॉस ऑफ टाइम आ सकता है, कभी हम बीमार पड़ जाएंगे तो वो लॉस ऑफ टाइम होगा, उस समय हम नहीं पढ़ पाएंगे। नेचुरल बात है, वो स्ट्रैटेजी हम उसको वैसा का वैसा नहीं फॉलो कर पाएंगे ना फिर।
तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो स्ट्रैटेजी में कुछ छोटा मोटा चेंजेस लेकर आना पड़ेगा। सो देयरफॉर इट कैन नेवर बी परफेक्ट, इट कैन नेवर बी फ्लॉलेस। वो परफेक्ट नहीं होगा, वहां पे गलतियां होंगी, आपके स्ट्रैटेजी में आगे जाके गलतियां आएंगी और बहुत नॉर्मल है, वो आएंगी और आपको ठीक करना है उन गलतियों को, उन गलतियां को, राइट। तो देखो क्या बोला यहां पे, स्ट्रैटेजीज कैन नेवर बी परफेक्ट, वो कभी परफेक्ट नहीं होगा, वो हमेशा ही फ्लेक्सिबल होगा। मतलब वो फ्लेक्सिबल होगा, वहां पे स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट्स रहेंगी। अगर आपने एक स्ट्रैटेजी बनाया मतलब वो रिजिड नहीं हो सकता, ना ही वो परफेक्ट होगा, वो हैज टू बी कि कल को आपको जाके कुछ चेंज करना पड़ेगा उसमें, और वो चेंज आप करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कुछ भी हो गया, मैंने अभी दिया ना एग्जांपल, आप पढ़ रहे हो अच्छे से, आप एकदम पूरा स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, कल को आपको बुखार हो जाए। अब स्ट्रैटेजी में ये तो लिखा नहीं था इस दिन को बुखार होने वाला है, राइट, पर हो गया। तो अब आपका स्ट्रैटेजी और एक्शन, ये दोनों फर्क, ये दोनों में एक डिफरेंस आ गया। स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए था अकाउंट्स और कॉस्ट, पर आप अभी क्या कर रहे हो, रेस्ट, क्योंकि आपको बुखार है। तो यहां जो ये डिफरेंसेस आ गया, ये डिफरेंस आया बिटवीन जो प्लान बता रहा था और जो आपने एक्चुअल में किया, एक्चुअल एक्शन जो है, ये डिफरेंस नॉर्मल है ना, आएगा, करेक्ट। अब ये जो डिफरेंस आएगा, ये रेक्टिफाई भी तो हम कर सकते हैं ना। मान लो हमने शुरू में प्लान नहीं किया कि चलो ठीक है, कभी हम बीमार भी पड़ सकते हैं, पर जब पढ़े तब तो वो स्ट्रैटेजी को रिवाइज करेंगे ना। मान लो आज बुखार हो गया, तो नेचुरल बात है ना कि मैं 3-4 दिन नहीं पढ़ सकता, 3-4 दिन नहीं पढ़ा सकता, बहुत नॉर्मल बात है। तो वो स्ट्रैटेजी में इंप्लीमेंट, वो स्ट्रैटेजी में उसको ठीक करना पड़ेगा ना, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा कि अभी तो नहीं पढ़ सकते, तो 3-4 दिन का वो गैप लाओ कि यहाँ पे रेस्ट डे है, उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे ना पढ़ना। तो देन यू मॉडिफाई योर स्ट्रैटेजी, देयरफॉर इट कैन नेवर बी परफेक्ट, वो फ्लॉलेस नहीं हो सकता, वो वहां पे स्कोप फॉर एरर रहना पड़ेगा। और इसीलिए देखो, बल्कि इसको एक तरह से ऐसे बोलते हैं कि अगर आपका एक साउंड स्ट्रैटेजी, एक बढ़िया स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है जिसमें ये स्कोप फॉर एरर है, वो एक्चुअल में एक बढ़िया स्ट्रैटेजी होगा। जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, आपने एक एक दिन का प्लान बना लिया एकदम एग्जाम तक, वो स्ट्रैटेजी जाहिर सी बात है वो आप फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारा दिन ऐसा आएगा जिसमें आपको, आपका स्ट्रैटेजी बोल रहा है आपको 10 घंटे पढ़ना है, पर आपको नहीं मन कर रहा ना पढ़ने का, तब आप क्या करोगे। क्या वो 10 घंटे पूरे करने के लिए बुक खोल के बैठोगे, नहीं मन कर रहा, इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक, एक दिन का ब्रेक ले लो और वापस से अगले दिन से फुल मूड में, एकदम फुल एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ वापस पढ़ने बैठो। दैट इज मच बेटर रादर देन सिटिंग विद अ प्लान कि बॉस मैंने तो बनाया था पढ़ना है 10 घंटे, पर पढ़ ही नहीं पा रहा। तो साउंड स्ट्रैटेजी वही होगा जिसमें आप जब पढ़ रहे हो तो आप इंकॉर्पोरेट कर पाओ कि हाँ, अब आप ऑब्वियसली ये नहीं बता सकते कि इस दिन से इस दिन मैं बीमार पड़ूंगा, बट यू टेक इन सम टाइम फॉर रेस्ट, यू पुट इन सम टाइम कि हाँ, अगर मान लो मैंने 8 हफ्ते का स्ट्रैटेजी बनाया है, तो मैं 8 हफ्ते नहीं, 2-3 दिन 4 दिन बफर भी रखूंगा फॉर एनी जो भी समथिंग विच गोज आउट ऑफ योर प्लान, राइट, विच डज नॉट हैपन एज पर प्लान, वो उसके लिए मैं वो 4 to 5 डेज निकाल के रखूंगा, वैसा भी हो सकता है, राइट। तो एक साउंड स्ट्रैटेजी में क्या होगा, अलाउंसेस आर मेड फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशन, एरर्स इन एस्टिमेशन। आप जब स्ट्रैटेजी बना रहे हो वो वैसा का वैसा ना रहे, ये पॉसिबल मिसकैलकुलेशन आपको ले लेना चाहिए शुरू में, राइट। एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स जो हमने नहीं सोचा वैसा कुछ हो जाए तो, करेक्ट। और इसीलिए आता है, और इसी प्रीमाइस पर आता है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये है इंपॉर्टेंट, इससे आराम से क्वेश्चन आपको बन के आता है, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, काफी आराम से क्वेश्चन इससे बन सकता है। स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव कमेंट, या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, करेक्ट। अब
इसी प्रीमाइस पे कॉन्सेप्ट आता है जो मैंने आपको बताया कि आप डे 1 से नहीं बना सकते एक वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी जो लास्ट डे तक काम करे, नहीं, कुछ ना कुछ उसमें इंप्रूवमेंट आएंगी। मान लो आज आपने प्लान बनाया, आज आपने स्ट्रैटेजी बनाया कि अब तो पढ़ने बैठना है और ये फुल प्रूफ एकदम इंटर तक सीए इंटर के 9 महीने का पूरा प्लान ऑफ एक्शन ऐसा रहेगा। लास्ट में हम लोग को मिलेगा 3 महीना का रिवीजन, फॉर एग्जाम्पल रिवीजन का इतना टाइम मिलेगा और ये मेरा पूरा प्लान ऑफ एक्शन कल को। तो यहां पे आप हुए क्या, यहां पे आप हुए प्रोएक्टिव, यू आर बीइंग प्रोएक्टिव। आप प्रोएक्टिवली अपना सारा स्ट्रेटेजी बनाते हुए आगे चल रहे हो। आप प्रोएक्टिवली जिस दिन इंटर का बुक लेके बैठा, पहला सब्जेक्ट का बुक लेके बैठा, या इनफैक्ट जिस दिन हमने सी इंस्टीट्यूट में अपने आप को एनरोल कराया, उसी दिन बैठ के पूरा स्ट्रेटेजी बना लिया कि इस सब्जेक्ट का अभी ट्यूशन लेना है, इस सब्जेक्ट का 15 दिन बाद लेंगे, इस सब्जेक्ट का 2 महीने बाद लेंगे, क्योंकि अब तो ऑनलाइन हो गया है। आप आराम से अपने हिसाब से ले सकते हो, आपको सारा का सारा एक बार में लेने का कोई जरूरत रहता नहीं है। तो उस सेंस में आपने प्लान बनाया कि शुरू में 3-4 ट्यूशन ये रहेगा, उसके बाद उसको रिप्लेस कर जाएगा इस तरह से, करेक्ट। तो ये प्लान आपने शुरू में बनाया और आप वो प्लान को फॉलो कर रहे हो एकदम टू द नियरेस्ट आर। आप उस प्लान को डे बाय डे फॉलो कर रहे हो। मान लो किसी दिन ऐसा हो गया, आप पड़ गए बीमार, तो अब वो स्ट्रैटेजी का क्या होगा? अब वो स्ट्रैटेजी का क्या होगा? होगा कुछ नहीं, स्ट्रैटेजी रहेगी वही, बस आप उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट्स ले आओगे, थोड़ा सा अमेंडमेंट्स कर दोगे। दैट मीन्स आप उस समय तो प्रोएक्टिव थे, उस समय आप प्रोएक्टिव थे और एकदम एंथुसियाज्म के साथ एक स्ट्रेटजी बनाया कि इस तरह से इसको करना है। पर मान लो समथिंग अनएंटिसिपेटेड हैपेंस जो आपके प्लान के हिसाब से नहीं गया, बहुत नॉर्मल है, हो ही सकता है ना। कल को आप अभी भी बता सकते हो कि आप आगे किस दिन बीमार पड़ोगे, नहीं, पर हर इंसान नॉर्मल है। एवरी डे टिल इवन जिस दिन आप ये क्लास देख रहे हो उस दिन से एग्जाम डे तक भी आप एवरी डे फुल फ्लेजेड सुबह से रात नहीं पढ़ सकते, और ये ह्यूमन नेचर है, कोई नहीं पढ़ सकता। कहीं ना कहीं ऑफ टाइम, कहीं ना कहीं डाउन टाइम आएगा, बहुत नॉर्मल है। ये हमारा स्ट्रैटेजी इनकॉर्पोरेट नहीं करता, और इसके बाद क्या वो स्ट्रैटेजी वेस्ट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बस क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी को रिवाइज। और ये हम क्या हो रहे हैं, रिएक्टिव। पहले थे प्रोएक्टिव, एकदम टाइम से पहले जब शुरू करना है एक प्लान बना के रेडी रख दिया, और उसके बाद जहां ही कुछ गड़बड़ हुआ, मान लो हम कभी कोई समय में वायरल फीवर हो गया, 3-4 दिन गया, अब वो 3-4 दिन को वापस से रीअकोमोडेट करना होगा, तो रीअकोमोडेट हम करेंगे, उसको स्ट्रैटेजी में डालेंगे, अपना स्ट्रैटेजी को रिवाइज करेंगे कि ये तो हुआ नहीं, अब रिवाइज स्ट्रैटेजी ये है, राइट। सो इट इज प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। वो खाली प्रोएक्टिव या खाली रिएक्टिव नहीं हो सकता, राइट। इट हैज टू बी अ ब्लेंड ऑफ बोथ। वो प्रोएक्टिव भी होगा और वो रिएक्टिव भी होगा। मतलब पहले आप एक स्ट्रैटेजी बनाओगे और ओवर टाइम जब उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी आपको, वो आप रेलेवेंट चेंजेस, रिक्विजिट चेंजेस जो भी हैं वो आप उसमें करोगे, करेक्ट। क्लियर है बात? जैसे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी के। कोविड मैनेजमेंट इंडिया में, अगर आपको लास्ट ईयर का लॉकडाउन याद होगा, 2020 का जो नेशन वाइड लॉकडाउन लगा था, दैट वाज अ प्रोएक्टिव स्टेप। क्या हमने किसी का वेट किया था कोई कंट्री लॉकडाउन लगाए तब हम लगाए? नहीं। इंडिया अपना पाथ फॉलो कर रहा था कोविड मैनेजमेंट में। कोविड से लड़ने में प्राइम मिनिस्टर उस समय बहुत प्रोएक्टिव थे, और जो भी स्टेप्स उन्होंने लिया दैट वाज वेरी प्रोएक्टिव। वो किसी और का वेट नहीं कर रहे थे। जो कंट्री सब अपना कंट्री अपने हिसाब से स्टेप्स ले रहे थे, हमारा इंडिया अपने हिसाब से बहुत प्रोएक्टिव स्टेप्स लिया। नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया, किस हिसाब से होना चाहिए था, एक फ्रेमवर्क दे दिया सबको कि जब लॉकडाउन है तो क्या चालू है, ओनली एसेंशियल्स, वो भी क्या क्या चालू है, आप उतर के नहीं जा सकते। बहुत सारा आपको रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करना था, स्ट्रिक्टली फॉलो करना था, काफी स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया गया था वो, राइट। सो दैट वाज बीइंग प्रोएक्टिव।
अब वो प्रोएक्टिव तो चले मस्त, एक साल वो प्रोएक्टिव था, जहां लिफ्ट होने लगा, वो अनलॉक मोड में हम जाने लगे, उसके बाद ज्यादा पॉलिटिक्स और रिलीजियस ये सब टॉपिक्स में नहीं जाएंगे। आपको भी पता है क्या हुआ, जब सेकेंड वेव आया उसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। इंडिया में एडिक्वेट प्रिपरेशन नहीं किए गए थे, राइट। और ये भी प्रिपेयर नहीं किया गया था कि सेकेंड वेव आ सकता है। तो वहां पे रिएक्टिव स्टेप क्या था, आ गया, अब वापस अपना अपना एक एक करके लॉकडाउन में जा रहे हैं। तो वहां पे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ था ना। चाहते तो बेटर तरीके से और प्रोएक्टिव हम हो सकते थे फॉर द सेकेंड वेव। फर्स्ट वेव के लिए जब पहली बार आया तो बहुत प्रोएक्टिव थे, सेकेंड टाइम कोई सोच नहीं पाया था, किसी ने भी कोई वो प्लान नहीं कर पाया कि किस तरह से इसमें किस तरह से चीजों को प्लान करके रखना है। तो वहां पे प्रोएक्टिव हम नहीं थे, वहां पे हम रिएक्टिव थे। हो गया, केसेस बढ़ चुकी हैं, तब लॉकडाउन वगैरह लगा के उसको कम किया जा रहा है। तो दैट इज बीइंग रिएक्टिव, राइट। तो प्रोएक्टिव क्या है, हुआ नहीं है, आप पहले से पहले कर ले रहे हो सो दैट आप आगे रहो। यू स्टे अहेड इन कॉम्पिटिशन, आप किसी और से आगे रहो, राइट। यू स्टे अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स, आप आगे रहो, इसीलिए आप प्रोएक्टिव हो। बट जो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी आपने फॉलो किया है, जरूरी नहीं है कि वो वैसा का ही वैसा चलता जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। तो वो जब चेंजेस आपको करना पड़ेगा, वो चेंजेस होगा रिएक्टिव, वो चेंजेस होगा रिएक्टिव, राइट। तो यही है, अ कंपनी स्ट्रेटेजी इज टिपिकली अ ब्लेंड ऑफ, इट इज अ ब्लेंड ऑफ। कोई भी कंपनी ऐसा ही स्ट्रेटेजी बनाता है। इनिशियली वो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनाएगा। अब हर कोई हमेशा रिएक्टिव नहीं रह सकता ना, रिएक्टिव रह गया, रिएक्टिव खाली रिएक्टिव नहीं रह सकता। खाली अगर रिएक्टिव रह गया मतलब आप बैठे हो आराम से, करने दो, बाकी लोग को पढ़ने दो, हम बैठे आराम से पढ़ेंगे एग्जाम के एक दिन पहले, तो टाइम नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा आपको। यू डोंट हैव एन ऑप्शन, आपको प्रोएक्टिव होना होगा। और वो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी जो आपने बनाया है, उसमें आप कुछ कुछ रिएक्टिव चेंजेस ला सकते हो, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्च 20 में ऐसा लॉकडाउन आएगा, क्या किसी ने सोचा था? नहीं, किसी ने नहीं सोचा था। हम जब पढ़ा रहे थे तो हमने भी नहीं सोचा था कि अचानक में ही सारे लाइव क्लासेस पर बैन लग जाएगा। एक तरह से हम लोग को परमिशन नहीं दिया जाएगा कि आप लाइव क्लास नहीं ले सकते। मतलब कौन ये सोचेगा? आप 2019 में चले जाओ, जब आप हंसते खेलते स्कूल कॉलेज जाते थे, क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा घर बैठ के स्कूल कॉलेज अटेंड करना पड़ेगा? कभी नहीं सोचा था, राइट। तो उसी तरीके से हमने भी नहीं सोचा था। अब क्या हुआ था उस समय में आपको बताता हूं। कई लोग ने प्लान कर लिया था। अब ऑब्वियसली वो ये तो नहीं प्लान किया था कि कोविड आ जाएगा जिसके वजह से सब कुछ ऑनलाइन चला जाएगा, बट ऑनलाइन इंटरनेट, वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लगा लिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लिया था, बस वो उसको लिमिटेड यूज में रखा था कि वो बैकअप देने में काम आ रहा है। लाइव क्लास अपना फुल फ्लेजेड चल रहा है, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, ये जिस मोड में अभी आप पढ़ रहे हो, उस समय सिर्फ ये लाइव कोई बैकअप, कभी कोई अर्जेंट किसी को बैकअप देना पड़े तो हम एक लिमिटेड यूज में इसको यूज किया था हमने। बट वी वर वेल प्रिपेयर्ड, हमारे पास स्ट्रैटेजी पूरा था। क्या हमने सोचा था? वी वर प्रोएक्टिव, हमने ये प्लान किया था कि अब विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, ये जो इंटरनेट इतना ज्यादा यूज होने लगा है, सो नेचुरल बात है गोइंग फॉरवर्ड ऑफलाइन क्लासेस धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब हमने कोविड को तो नहीं एंटिसिपेट किया था, हमने यही सोचा था कि जो लोग बहुत दूर रहते हैं वो इतना शायद ट्रैवल ना करने को, इतना ट्रैवल वो शायद प्रेफर ही ना करे इतना ज्यादा ट्रैवल करने को। सो इसलिए उनके लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया था ऐसा कि हाँ, मतलब अब ये ऑनलाइन मोड में भी जाना पड़ेगा। क्या पता था इसको किस तरह से यूज करना पड़ जाएगा। सो नाउ प्रोएक्टिव हम थे, कोविड आया जिसके वजह से रिएक्टिव कुछ कुछ चेंजेस के साथ वही स्ट्रैटेजी को हम लेकर आए हैं, राइट। है वही,
बट हम थे प्रोएक्टिव। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑन ग्राउंड प्लानिंग है ना, सब कुछ किया हुआ था, बस उसको कुछ माइन्यूट माइन्यूट मॉडिफिकेशंस, कुछ कुछ वेरिएशंस के साथ वो स्ट्रैटेजी को हम ले आए और उसको इंप्लीमेंट कर दिए। जब कोविड आया और जब रियलाइज हुआ कि अब तो लाइव क्लास नहीं हो सकता, एकदम मतलब पहले लगा था 10 दिन का बात है, 15 दिन का बात है, फिर जब लगा कि अब ये तो नहीं हो रहा, अब लोग का पढ़ाई हम पर होने लग रहा है, तो फिर हमने विदाउट डिले सबको ये एकदम एकदम बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन चला था फ्रॉम लाइव टू ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि हम वी वर वेल प्रिपेयर्ड, हम प्रोएक्टिव थे अपने अप्रोच में, सो दैट हम टाइम से रिएक्ट कर पाए। अब वही चीज हम कभी इंटरनेट वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज ही ना करते कि नहीं लाइव है ना, क्यों चाहिए इंटरनेट, बिल्कुल नहीं चाहिए। आराम से हम उसी मोड में लेकर आते, चाहे या ना चाहे कोविड आपको इंटरनेट तो ले ही आता, कोविड आपको मजबूर कर देता कि आप वो स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करिए, बट वो स्ट्रैटेजी में आप कन्वर्ट तो कर लेते पर आप लेट हो जाते, क्योंकि बाकी लोग के पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, तो आप लेट हो जाते, आप थोड़ा सा पीछे छूट जाते। तो वो नहीं हो, इसलिए प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव दोनों होना जरूरी है। करेक्ट? तो कंपनी स्ट्रैटेजी इज व्हाट? इट इज अ ब्लेंड ऑफ व्हाट? ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शंस, आगे से आगे एक्शन करना है। अब आप प्रोएक्टिव प्लान क्यों बनाएंगे, क्यों बनाओगे प्रोएक्टिव प्लान? क्योंकि आप एग्जाम में बेटर स्कोर कर पाओ। एक प्लान्ड अप्रोच रहेगा तो एग्जाम में हमारा रिजल्ट बेटर रहेगा, राइट? फॉर बेटर रिजल्ट्स, यहां पे भी वही है। प्रोएक्टिव एक्शंस फॉर मैनेजर्स टू इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन, मार्केट पोजीशन को इंप्रूव करना है, उसका जो कंपनी का जो पोजीशन है उसको इंप्रूव करना है, और उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है। क्लियर? इसके लिए आया प्रोएक्टिव एक्शंस। अब दूसरा आता है रिएक्टिव एक्शन, यानी रिएक्शन। मान लो कुछ करते करते कोई अनएंटिसिपेटेड इवेंट ही आ जाए, कोई अनएंटिसिपेटेड इवेंट आ जाए, या कोई नया कंडीशन क्रिएट हो जाए, आप बीमार पड़ गए, अनएंटिसिपेटेड इवेंट, कोविड आ गया, कोई फ्रेश मार्केट कंडीशन जो हमने देखा ही नहीं था, एंटिसिपेट ही नहीं किया था, ऐसा कुछ आ जाए, तो फिर आपको पूरा स्ट्रैटेजी में वो स्ट्रैटेजी जो आपने पहले बनाया था उसमें चेंजेस लेकर आना पड़ेगा, राइट? उसमें चेंजेस लेकर आना पड़ेगा। रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस इन द डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट? सो ये एक ब्लेंड होता है प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव अप्रोच का। क्लियर है बात? उसके बाद प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है? प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट अ प्लान्ड स्ट्रैटेजी। जो आप शुरू में प्लान कर रहे हो, इट इज योर प्लान, जो आप सोच रहे हो, जो आप शुरू से प्लान कर रहे हो, दैट इज यू बीइंग प्रोएक्टिव। आप प्रोएक्टिव हो रहे हो यहां पे। फिर वो टाइम टू टाइम वो प्लान में जब आपको कुछ कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, देन यू विल बी अडेप्टिव, बोले तो रिएक्टिव। आप रिएक्ट कर रहे हो टू सर्टेन चेंजेस, राइट? करेक्ट? अब मान लो जब आप ये तो हो गया, ये हो गया, ये आपका हो गया, टेक्निकली ये आंसर यहां पे खत्म हो गया। इसको थोड़ा सा और यहां पे बढ़ा चढ़ा रहे हैं बस। जब आपको प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाना है, शुरू में आप कैसे बनाओगे स्ट्रैटेजी? किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाओगे? सोचोगे, समझोगे, पूरा स्ट्रैटेजी को सोचा समझा। अब कैसे स्ट्रैटेजी बनता है? बेस्ड ऑन योर पास्ट में आपका क्या स्ट्रेंथ रहा है, क्या आप कौन से सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग, आपका स्ट्रेंथ किस सब्जेक्ट में रहा है, आप किस समय बेटर पढ़ते हो, सुबह रात को, उस समय को आप ज्यादा यूज करोगे स्ट्रैटेजी बनाने में, राइट? सो बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस आप स्ट्रैटेजी बनाओगे। सो वही यहां पे बोला हुआ है, देखो, जब स्ट्रैटेजी बनाते हो तो कैसे बनाते हो? इट फ्लोज फ्रॉम प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस यानी पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट अप्रोचेस एंड बिजनेस अप्रोचेस दैट आर वर्किंग वेल। जो वेल डिफाइंड प्लान ऑफ एक्शन, जो पहले भी आपने किया है, टाइम टेस्टेड, पहले भी आपने ट्राई किया है, पहले भी काम में आई हैं वो चीजें, तो वो आप यूज करोगे और मस्त एकदम स्ट्रैटेजी बनाओगे, राइट? करेक्ट? ये न्यूली लॉन्च्ड मैनेजेरियल इनिशिएटिव्स है, इसको यहां पे करेक्ट कर लेना, स्पेस इशू है बस,
मैनेजरियल इनिशिएटिव। तो किस बेसिस पे आपका स्ट्रैटेजी बनता है? जो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बनेगा वो किसके बेसिस पर बनेगा? प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस, माने योर पास्ट एक्सपीरियंस, योर पास्ट एक्सपीरियंस। और बिजनेस अप्रोच को पास्ट में आपके जो बिजनेस अप्रोचेस रहे हैं उनके बेसिस पे एक आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, जो आप जिसके बेसिस पर आप प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बना रहे हो, राइट? करेक्ट। अब वही चीज, वो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या वैसा का वैसा ही रहेगा? नहीं, कोई एक इवेंट आएगा, कोई एक सिचुएशन आएगा जहां पे वो स्ट्रैटेजी में आपको चेंजेस लेके आना पड़ेगा। तो क्या है यहां पे देखो, बट नॉट, अगेन ये नोट वेरी नहीं होगा, नॉट एवरी स्ट्रैटेजिक मूव, नॉट एवरी स्ट्रैटेजिक मूव इज द रिजल्ट ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग। आप हर एक मूव को प्लान नहीं कर सकते, और क्या होगा? थिंग्स विल हैपन दैट कैन नॉट बी फुल्ली एंटिसिपेटेड और प्लान। ऐसी चीजें आएंगी जो आप प्लान या एंटिसिपेट नहीं कर सकते। कोविड इतना बड़ा एग्जाम्पल रहा है ना, किसी ने भी प्लान किया था क्या? किसी ने भी एंटिसिपेट किया था? किसी ने नहीं किया था, राइट? जब क्या होगा? जब मार्केट कंडीशंस विल टेक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न और सम एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी विल हिट अ स्टोन फॉल्ट, जिसमें आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, और वो चेंज के हिसाब से जो चेंज आया है, जो चेंज आपने प्लान नहीं किया था, इसकी वजह से एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आ गया, राइट? किसमें टर्न आया? मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस में एक टर्न जो आया, उसको आप क्या करोगे? उसमें आप रिएक्ट करोगे, एक रिएक्शन लेकर आओगे, अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करोगे, राइट? स्ट्रैटेजिक रिएक्शन और एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। कोई एडजस्टमेंट है, बस है स्ट्रैटेजी आपका वही, बस उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत है, राइट? करेक्ट। तो बस क्या है यहां पे? अ पोर्शन ऑफ कंपनी स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज डेवलप्ड एज अ रीजनड रिस्पॉन्स टू अनफोर्सीन डेवलपमेंट्स। मतलब कुछ तो आपका स्ट्रैटेजी का जो पोर्शन होगा वो अनफोर्सीन, कुछ ऐसा इवेंट आ जाए, अनएंटिसिपेटेड इवेंट आ जाए, उसके बेसिस पे, वो इवेंट के बेसिस में रिएक्शन की तरह आएगा, राइट? करेक्ट। तो देयरफॉर क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स स्टिचिंग टुगेदर अ प्रोएक्टिव यानी इंटेंडेड स्ट्रैटेजी। प्रोएक्टिव क्या है? जो आपने सोचा है, जो आपने प्लान किया है, वो प्लान स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन प्रायर सक्सेसफुल एक्सपीरियंस एंड देन अडेप्टिंग पीसेस ऑफ सक्सेसफुल रिएक्शंस एज सर्कमस्टांसेस वगैरह वगैरह, और रिएक्टिव या अडेप्टिव स्ट्रैटेजी। सिंपल एंड शॉर्ट, करेक्ट है बात? तो देयरफॉर अ कंपनी स्ट्रैटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ प्रोएक्टिव एक्शंस, जो हम प्लान कर रहे हैं, टू इंप्रूव व्हाट? टू इंप्रूव मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और उसी के बेसिस पर हर चीज प्लान नहीं होगा, कुछ अनएंटिसिपेटेड आएगा जिसपे हम लोग को रिएक्टिव स्टेप्स लेना पड़ेगा, जिसपे हमको रिएक्शन देना पड़ेगा टू सम अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स या फ्रेश मार्केट कंडीशन जो भी क्रिएट हो जाए, राइट? क्लियर है? अब क्लियर हुआ? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हमने इसमें टाइम दिया, पार्टली रिएक्टिव पार्टली प्रोएक्टिव में। अब हम चलेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। अब हम चलेंगे, हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, काफी कुछ इनफैक्ट हमने बिल्ड कर दिया, बेस बिल्ड किया। फटाफट से चलो इसको डिस्कस करते हैं। जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये हम कवर करेंगे उरी मूवी से। अगर मान लो आपका ये मूवी नहीं देखा हुआ, आज ही देखना, घर में बोल देना ये मैंने होमवर्क दिया है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, उनको ये रिकॉर्डिंग सुना देना, मस्त एकदम बैठना, उरी वाला जो उरी मूवी जो आया था वो देखना, पूरा स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट आपको समझ में आ जाएगा क्या है। अभी तक जो पढ़ा वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग था, थोड़ा बेस बिल्डिंग था। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला ये जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है, इससे कई सारे एक दो क्वेश्चंस पॉसिबल है, टेस्टेबल है, बट इतना जो पढ़ लिया ना, जो बेस बना दिया, अब इससे आगे का क्वेश्चन सब इजी हो जाएगा, राइट? आओ देखो फटाफट से, उरी मूवी देखा ही होगा, नहीं देखा तो देख लेना, मैं आपको रिलेट कराते कराते जाऊंगा, राइट? वो पूरा मूवी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, दैट एंटायर मूवी इज नथिंग बट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, करेक्ट?
ऐसे तो देखो चैप्टर 3 अगर आप देखोगे, अगर आप इंडेक्स में देखोगे चैप्टर 3 इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। तो वहां पे पूरा ये पूरे जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये पूरे को और डिटेल में ही डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको यहां पे डिटेल में नहीं लेकर जा रहा। यहां पे हम एक बार इंट्रो लेवल पर ही रहते हैं चैप्टर 3 में, जहां पूरा आएगा वहां पूरा देखेंगे, करेक्ट। तो एक बार इंट्रो लेवल पर देखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है। यहां पे स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट एक साथ जोड़ते हैं। अब ये एक प्रोसेस है। स्ट्रैटेजी क्या था, वो एक प्लान था, गेम प्लान था, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट था। मैनेजमेंट क्या था, मैनेजमेंट दो सेंस में, एक की ग्रुप, चीफ ऑर्गन या फिर फंक्शन या प्रोसेसेस, इंटेंडेड पर्पस, राइट। इंटेंडेड पर्पस बोले थे यहां पे ब्लू में, सॉरी इन्फ्लुएंस प्रोसेस मैनेजमेंट को बोला था, राइट। की ग्रुप यानी चीफ ऑर्गन या फिर फंक्शंस और प्रोसेसेस, इन्फ्लुएंस प्रोसेस वो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, करेक्ट। अब इससे ये तो था स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट, इसको जब हम मिला देंगे तो एक प्रोसेस बनता है, तो एक प्रोसेस बनता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, राइट। इसको अगर हम मिला दें तो यहां पे बन के आएगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। इट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस। अब मैनेजरियल प्रोसेस याद करो, EIS का एकदम इनिशियल वाला क्लास, 3 अलग अलग 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस हमने पढ़ा था। क्या क्या, प्राइमरी प्रोसेस, सेकेंडरी या सपोर्ट प्रोसेस और मैनेजमेंट प्रोसेस। तो मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजरियल प्रोसेस वही है, समथिंग जो मैनेजमेंट करता है, राइट, वही है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, वो मैनेजरियल प्रोसेस है, वो मैनेजरियल प्रोसेस है। मैनेजमेंट में देखा था इन्फ्लुएंस प्रोसेस है, मैनेजमेंट में देखा था इन्फ्लुएंस प्रोसेस है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में देख रहे हैं वो मैनेजरियल प्रोसेस है। क्या चीज करने का, एक दूर का इमेज क्रिएट करना था ना, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट वो सब जो पढ़ा था, यहां पे भी ऐसा ही है। देखो, क्रिएटिंग अ विजन, एक पहले विजन क्रिएट करते हैं, वो विजन के बेसिस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्रिएट करते हैं, उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी को बनाएंगे। स्ट्रैटेजी बना के काम खत्म हो गया क्या, ये तो आपने देखा था। स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी सोलली प्लान्ड, वो सिर्फ और सिर्फ प्लान नहीं हो सकता। तो सिर्फ बनाने से काम भी तो नहीं चलेगा, तो संग में क्या करेंगे, टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट्स करना पड़ेगा, उसको इंप्लीमेंट तो करो, इंप्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो, और जहां ही आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है कि कुछ चेंजेस की जरूरत है, वहां पे आपको वो चेंजेस, वो रिक्वायर्ड या वो एडिक्वेट चेंजेस, वो ड्यू अमेंडमेंट्स जो है वो आपको करना पड़ेगा। क्लियर। तो उरी मूवी से कैसे इसको रिलेट करना, आप तो बोल दिए उरी मूवी करो रिलेट, आओ देखो उसमें क्या होता है। वहां पे पाकिस्तान अटैक करता है हमारे पर, राइट। पाकिस्तान उरी डिस्ट्रिक्ट में अटैक करता है, जिसका रिस्पॉन्स एक स्ट्रैटेजी के फॉर्म में इंडियन आर्मी प्रिपेयर करती है। अब इंडियन आर्मी का कुछ तो विजन है, क्या है इंडियन आर्मी का विजन, क्या है, टू प्रोटेक्ट दिस कंट्री, राइट, टू प्रोटेक्ट दिस कंट्री एंड डिफेंड ऑल इट्स बॉर्डर्स, करेक्ट। अब पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया था, इंडियन आर्मी के विजन को हिलाया था, तो उसको तो इंटैक्ट लेकर आना था ना वापस, तो विजन को क्लियर इंटैक्ट रहना होगा। तो एक विजन होगा आपका, एक स्ट्रैटेजिक विजन होगा। इंडियन आर्मी का विजन है टू प्रोटेक्ट इंडियन बॉर्डर्स, इंडिया का जो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया की जो टेरिटरी है, मतलब बॉर्डर्स के अंदर वाली टेरिटरी, वो दैट शुड बी प्रोटेक्टेड एंड एट पीस एट ऑल टाइम्स। ये इंडियन आर्मी की ऑब्जेक्टिव है, या बोले तो विजन है। विजन मतलब ऐसा अल्टीमेट गोल, एकदम से अल्टीमेट गोल। जैसे आपका विजन क्या है, अभी सीए बनना, सीए इंटरमीडिएट एक छोटा ऑब्जेक्टिव है, सीए बनना इज योर अल्टीमेट विजन, आपकी सोच, फ्यूचर, आपको कहां जाना है, राइट। सो विजन है वहां पे। अब वो विजन को अचीव करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। जैसे पाकिस्तान ने जो उरी में अटैक किया, वो विजन को अटैक कर दिया इंडियन आर्मी का, करेक्ट। अब वो विजन को वापस से इंटैक्ट रखने के लिए इंडियन आर्मी
ने ये रिटेलिएशन प्लान किया, ये रिटेलिएशन प्लान किया। अब ये जो रिटेलिएशन है ये एक ऑब्जेक्टिव है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो अटैक में एक अटैक प्लान करेगी इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर में, और वो अटैक में अलग अलग लॉन्च पैड्स उन्होंने सिलेक्ट किया था। 3 टीम्स बनी थी, 5 लॉन्च पैड्स थी जितना मुझे याद है। 5 लॉन्च पैड्स उन्होंने टारगेट किया था, राइट। एक टीम ने दो और एक इस तरह से टारगेट किया था। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को न्यूट्रलाइज करना या एलिमिनेट करना। सो ऑब्जेक्टिव है आपका, कोई आपका विजन था, उसके बेसिस पे कुछ ऑब्जेक्टिव है आपके बने हुए हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखता, अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या था उरी में, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय करना या बोले तो एलिमिनेट करना। अब वो एलिमिनेट करने के लिए आप क्या अपना स्ट्रैटेजी बनाओगे। आप क्या स्ट्रैटेजी बनाए थे, उसमें क्या स्ट्रैटेजी बना था कि 3 अलग अलग टीम्स रहेंगे। अल्फा क्या था, अल्फा ब्रावो चार्ली ऐसा कुछ था, जो भी था मुझे याद नहीं है, बहुत पहले देखा था। तो टीम अल्फा को 1-2 लॉन्च पैड दे दिए गए थे, ब्रावो को चार्ली या डेल्टा जो भी है यार, वो उसको 1-2 लॉन्च पैड दे दिए गए थे, और बचा हुआ जो थर्ड टीम था उसको 1-2 लॉन्च पैड दे दिए गए थे। फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग ABC रख लेते, टीम ए, टीम बी, टीम सी, ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर। तो टीम ए को 1-2 लॉन्च पैड दे दिए गए, बी को 1-2 लॉन्च पैड दे दिए गए, 2-2 ही मान लो, और सी को 2 लॉन्च पैड दे दिए गए, कोई एक को 1 था, टोटल मिला के 5 लॉन्च पैड थे। क्लियर। अब प्लान ऑफ एक्शन बनेगा, यानी कोई एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। तो स्ट्रैटेजी यहां पे बनाया जा रहा है, मतलब यहां पे स्ट्रैटेजी को हम फॉर्म्युलेट कर रहे हैं, फॉर्म्युलेटिंग, यहां पे हम फॉर्म्युलेट कर रहे हैं, फॉर्म्युलेटिंग अ स्ट्रैटेजी। अब फॉर्म्युलेट तो कर लिया, इंप्लीमेंट करना है उसके बाद में। स्ट्रैटेजी बना लिया पेपर में, ब्लूप्रिंट की तरह प्रिपेयर कर लिया उसको, गेम प्लान है आपका। टीम ए कैसे जाएंगे हेलीकॉप्टर से, बी हेलीकॉप्टर से कहां जाना है सब कुछ बता दिया, सी कैसे जाएंगे हेलीकॉप्टर से कैसे जाना है सब कुछ एकदम डिसाइडेड, प्रॉपर, फुल प्रूफ। हुआ क्या, अब उसको इंप्लीमेंट करने चले, एग्जीक्यूट करने चले, राइट। तो फिर इंप्लीमेंट करने चले, इंप्लीमेंट हुआ वो स्ट्रैटेजी जो ऊपर बना, उसको यहां पे इंप्लीमेंट किए। बाद में हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, राइट। अब वो इंप्लीमेंट तो कर रहे हैं, साथ साथ में इवैल्यूएट भी कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। अगर आपने देखा है मूवी, नहीं देखा तो अभी देख लेना। विकी कौशल की जो टीम थी, अब मुझे याद नहीं है वो चार्ली या डेल्टा ऐसा कोई तो एक टीम थी उसकी जो टीम थी, वो बोल दिया गया था थ्रू एयर वाया हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। अब वो नहीं जा सकता, मतलब आपका ओरिजिनल स्ट्रैटेजी फेल, आपका ओरिजिनल स्ट्रैटेजी अब काम नहीं करेगा। अनएंटिसिपेटेड रिस्पॉन्स आ गया है, अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स आ चुकी हैं, कंडीशंस आ चुकी हैं, आप वो काम सेम तरीके से नहीं कर सकते। तो विकी कौशल ने सोचा, वो अनएंटिसिपेटेड इवेंट जो आया, कंडीशन जो आया, उसके बेसिस पे उसने सोचा क्या किया जा सकता है, हम ऑन फुट तो जा ही सकते हैं। तो फिर उसने ऑन फुट गया, तब फिर वो अपने पूरी टीम को लेकर ऑन फुट टेररिस्ट लॉन्च पैड्स के लिए गया, करेक्ट। तो दैट मीन्स यहां पे क्या आया, करेक्टिव एक्शंस, यहां पे क्या आया, करेक्टिव एडजस्टमेंट्स। यहीं पे तो बोलता है स्ट्रैटेजी इज प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव वाला पोर्शन कहां आया, क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी में। प्रोएक्टिव यानी प्लान्ड स्ट्रैटेजी जो है वो यहां पे बन रहा है पहली बार। उसके बाद उरी का मूवी का एग्जांपल लो, एकदम शॉर्ट एग्जांपल, ये वहां पे भी प्लान स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव वहां पे भी फिट होता है। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या था कि हम एयर से जाएंगे, हेलीकॉप्टर के थ्रू जाएंगे, पर जाते जाते समझ में आया एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स लगी हुई हैं, वो आपके हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। नेचुरल बात है,
आप अपना मिशन पूरा नहीं कर सकते, आप अपना स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। तो देयरफॉर अनएंटिसिपेटेड अमेंडमेंट, एडजस्टमेंट, कंडीशन, इवेंट कुछ आ गया है जो आपको उसको भी काउंटर करना पड़ेगा, उसको भी टैकल करना पड़ेगा, राइट। तो उससे रिलेटेड करेक्टिव एडजस्टमेंट किया गया, क्या ऑन फुट गए, करेक्ट करेक्ट। तो क्या था, इंडियन आर्मी का एक विजन था, उसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव बनाया कि बॉस टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को खत्म करना है, ये था ऑब्जेक्टिव। अब ये ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बना स्ट्रैटेजी, क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट हुआ, स्ट्रैटेजी बना था हेलीकॉप्टर से जाने का, वो इंप्लीमेंट किया। 2 टीम्स ने इंप्लीमेंट कर लिया, क्या तीसरा टीम कर पाया? बिल्कुल नहीं। तीसरे टीम को एक हर्डल फेस हुआ, वो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी जो प्लान किया था उसने, वो कैरी आउट नहीं कर पाया, तो उसको ऑल्टरनेटिव लेके आना पड़ा। ऑल्टरनेटिव वो लेकर आया, करेक्टिव अमेंडमेंट या एडजस्टमेंट लेकर आया, और ये करेक्टिव एडजस्टमेंट जो है ये आया आपका रिएक्टिव, ये आया रिएक्शन। इसीलिए बोला था स्ट्रैटेजी इज प्लान्ड एज वेल एज रिएक्टिव, प्रोएक्टिव प्लस रिएक्टिव, करेक्ट। और ये जो प्रोसेस है ना, ये साइक्लिकल है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली, ये साइक्लिकल मैनर में। एक क्या इंडियन आर्मी का काम ये उरी वाले पाकिस्तान के कुछ लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय करके हो गया था खत्म? बिल्कुल नहीं। उनका काम तो उसके बाद भी है और हमेशा रहेगा। उनका विजन तो रहेगा ना, क्या, टू मेंटेन पीस अमंगस्ट विद इन इंडियन बॉर्डर्स, वो रहेगा। तो इंडियन आर्मी भी रहेगी, और इंडियन आर्मी अगर है तो उसका पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला प्रोसेस भी चलता जाएगा। उरी के बाद आया पुलवामा, पर वो भी आया अलग तरीके से आया, अलग स्ट्रेटेजी के साथ आया, बट द इंटायर प्रोसेस, जो इंटायर प्रोसेस था वो सेम था। दिस प्रोसेस विल नॉट एंड, इट विल ओनली रिपीट इटसेल्फ इन अ साइक्लिकल मैनर। क्लियर है बात? बिल्कुल एकदम। आ जाओ अब बहुत सिंपल तरीके से डेफिनेशन को क्लियर किया, उसके बाद हम आएंगे ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में 2 सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स। क्या है आपका स्ट्रैटेजी का ऑब्जेक्टिव? दूसरे को हराना, विन ओवर एन एनिमी। आप जब गेम खेल रहे हो चेस, आपका गोल क्या है? सामने वाले को तो डिफीट करना ही है, चाहे वो कोई क्यों ना हो, करेक्ट। तो इसमें आपको क्या लेना है? कंपेटिटिव एडवांटेज। आपका कुछ एडवांटेज होगा तभी तो आप हराओगे सामने वाले को, राइट। टू क्रिएट कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज मतलब क्या? समथिंग विच इज यूनिक, समथिंग विच इज यूनिक, और कस्टमर इस चीज को वैल्यू करता है। जैसे एप्पल का कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है? उसके प्रोडक्ट्स इतने आपको समझ में आ रहा होगा क्लासेस देखकर, इतने यूजर फ्रेंडली होते हैं, इतने ठीक है, माना एक्सपेंसिव होते हैं, एंड हम लोग एप्पल के ऊपर में बहुत जोक्स बनाते हैं। जोक्स असाइड, मैं खुद एप्पल यूज करता हूं, और एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने यूजर फ्रेंडली होते हैं कि पीपल यूज देम। उसका वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ऐसे ही तो कोई फ्री फंड में इतने पैसे नहीं देता ना एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए, उसका कुछ वैल्यू मिलता है लोगों को, कुछ यूनिकनेस है उसमें, इसके लोग पैसे देते हैं। समथिंग यूनिक एंड वैल्यूड बाय द कस्टमर, करेक्ट, सो दैट द कंपनी कैन आउट परफॉर्म इट्स कॉम्पिटिटर्स। यही तो आपको करना है, यू हैव टू आउट परफॉर्म योर कॉम्पिटिटर्स थ्रू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, राइट। और दूसरा, ये कंपनी को एक दिशा देती है, ये कंपनी को एक डायरेक्शन बना के देता है, गाइड। इट गाइड्स द कंपनी थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरमेंट टू रिएक्ट इन द राइट मैनर। किस तरह से रिएक्ट करना है, ये सब कंपनी को वो दिशा प्रोवाइड करती है, वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, करेक्ट। गाइड यानी वो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। 2 सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है और गाइड करता है या डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, सही दिशा, किस दिशा में आपको जाना चाहिए, किस तरह से आपको अपनी किस तरह से आपको रिएक्ट करना है, क्या क्या चेंजेस होंगे वगैरह वगैरह सब, करेक्ट। इसके बाद 2 क्वेश्चन और पॉसिबल है यहां पे, 2 इस टॉपिक से ही ये 2 क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे, फिर क्लास को स्टॉप कर देंगे। पहला क्वेश्चन हो सकता है,
एक्सप्लेन वेरियस इंपॉर्टेंसेस या बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और दूसरा उसी के साथ आएगा लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसको फटाफट से मैं आपको एक स्टोरी फॉर्मेट में डिस्कस कराऊंगा। अगेन आप अंदर पे पढ़ने जाओगे तो अंदर वही सब चीजें हैं जो अभी हमने इतना कहानी किया। कहानी इसीलिए किया ताकि लास्ट में आपको एकदम क्लियर कट एक स्टोरी बना के दे दूं, जिस स्टोरी से आपको ये पूरा अपने आप लर्न होता चला जाए, राइट। तो देखो क्या बेनिफिट क्या है इससे। हम लोग कोविड मैनेजमेंट को याद करेंगे। इंडिया का कोविड मैनेजमेंट आपको याद करना है। इंडिया का कोविड मैनेजमेंट क्या किया था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट ईयर मार्च 2020 में उन्होंने लॉकडाउन इंपोज किया, एक नेशन वाइड लॉकडाउन इंपोज किया। क्यों किया? दैट वाज अ प्रोएक्टिव स्टेप। वो एक प्रोएक्टिव स्टेप था एंड इट सर्व्ड एज अ डायरेक्शन। एक दिशा दे दी उन्होंने एक दिशा दे दी पूरे इंडिया के लिए, पूरे कंट्री के लिए कि आपको क्या करना है। व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड टू डू? लॉकडाउन है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। 1 महीने आपको घर पे बैठना है। घर पे बैठो और गेम वगैरह खेलो, बोर्ड गेम खेलो, सबके साथ चिल करो, राइट। सो सबसे पहला एक डायरेक्शन दिया सबको, करना क्या है ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, करेक्ट। दूसरा प्रोएक्टिव था इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। ये सब बेनिफिट्स चल रहा है। वो डायरेक्शन ऑब्जेक्टिव में भी आया था, गाइड्स द कंपनी। प्रोएक्टिव था इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। प्रोएक्टिव स्टेप था ना, लॉकडाउन इंपोज किया, पहले किया। अब जैसे ही लॉकडाउन इंपोज किया तो प्रॉपर डिटेल्ड गाइडलाइंस आ गई ना, किसको क्या करना है, सब्जी वाले को क्या करना है, फल वाले को क्या करना है, आपको एज अ कंज्यूमर क्या करना है। रेस्टोरेंट्स के लिए गाइडलाइंस चला था, मूवी थिएटर्स के लिए गाइडलाइंस चला था। तो फ्रेमवर्क फॉर डिसीजंस, एक पूरा फ्रेमवर्क क्रिएट करके दे दिया सबके लिए, किस तरह से आपको क्या क्या डिसीजन लेना है, करेक्ट। उसके बाद अब वो पूरा जो प्रोसेस चला था, इट वॉज अ पाथ फाइंडर। अब ये इस मूव ने, ये जो मूव था लॉकडाउन मूव करना, जो मूव था, अब ये इट हैज प्रिपेयर्ड द कंट्री टू फेस द फ्यूचर। अब कोविड से लड़ने में ज्यादा केपेबल बन गए, राइट। इट हैज प्रिपेयर्ड द कंट्री टू फेस द फ्यूचर। इट एक्ट्स एज अ पाथ फाइंडर। अब क्वेश्चन उठा, 4 पॉइंट्स आपके मैंने इधर कवर करा चुके हैं। क्वेश्चन उठा, क्या ये लॉकडाउन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? इज दिस द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन? क्या ये आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? क्वेश्चन उठा मन में, क्वेश्चन उठेगा तो इसका आंसर भी आएगा। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। इंडिया के लिए तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आपको इनफैक्ट कोई भी कंट्री के लिए लॉकडाउन तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है ना। वो आपको अपलिफ्ट करना पड़ेगा, लॉकडाउन जैसे जैसे अपलिफ्ट करना पड़ेगा। अब वो आप किस बेसिस पे करोगे? डिपेंडिंग ऑन योर कोर कॉम्पिटेंस। आपके हेल्थ केयर, आपका जो हेल्थ केयर है वो कितना साउंड है, वो कितना केपेबल है कि कोविड से लड़ पाए, राइट। डिपेंडिंग ऑन योर कोर कॉम्पिटेंसीज एंड योर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। क्या मैंने बोला था? व्हाट इज दैट यूनिक फैक्टर इन यू। एप्पल के प्रोडक्ट में कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या है? उसका जो यूजर फ्रेंडलीनेस है। अगर आप एप्पल इकोसिस्टम यूज करते हो, बहुत ब्यूटीफुल इकोसिस्टम है। आईफोन, आईपैड, मैक ओएस, सब कुछ एक सिंक में चला जाएगा। कॉपी कहीं करो, पेस्ट कहीं और करो, हो जाएगा। सो दैट इज द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ऑफ एप्पल, जो बाकी कोई और नहीं देता, राइट। और जो यूज करते हैं उनको पता है ये कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, और वो उसी के लिए एप्पल प्रेफर करते हैं, राइट, करेक्ट। सो वो यूनिक क्या है जिससे कस्टमर्स को वैल्यू मिलता है, वो आपका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, राइट। जब आप स्ट्रैटेजी बनाओगे अपना पढ़ने का, आप अपने कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के हिसाब से बनाओगे। आप ये सोचोगे कि हम कब पढ़े, सुबह उठ के पढ़े, ज्यादा बेटर पढ़ाई होगा, रात को पढ़े। लोग रात को पढ़ते हैं, उनका ज्यादा बेटर पढ़ाई होता है, सुबह उठ के किसी का ज्यादा बेटर पढ़ाई होता है। वो अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अपने स्ट्रेंथ, जो उसका यूनिक कैपेबिलिटी, हर जन का अपना अपना होगा, वो उसके हिसाब से अपना प्लान बनाता है, करेक्ट। किसी का थ्योरी है तो किसी का प्रैक्टिकल है, करेक्ट। और वही कोर कॉम्पिटेंस हुआ।
अब ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है या नहीं? इज दिस लॉन्जेविटी, ये लॉन्जेविटी मतलब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए यूजफुल है या नहीं? वो लॉकडाउन, ये तो नहीं होगा। बट वो लॉकडाउन से जब हम बाहर आएंगे तो किस पे डिपेंड करेगा? सोल्यूशन क्या है? आपके कोर कॉम्पिटेंसीज, हेल्थ केयर के कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए सॉरी, पर अगर वो हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये कोर कॉम्पिटेंसीज या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हेल्थ केयर में थोड़ा पीछे हो जाता है। क्यों पीछे हो गया? देखो ना, क्योंकि इंडिया एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है। यहां पे इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। अब अचानक में हेल्थ केयर कैसे ठीक कर दें? कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, इट टेक्स टाइम लगता है। यहाँ पे चीजों को एक तो इंप्लीमेंट होने में टाइम लगता है, एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है, सो टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। सो एक तो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, आप इतना जल्दी हेल्थ केयर खड़ा कैसे करेंगे? हेल्थ केयर सिस्टम को टॉप नॉच पे लेके जाना है। इनफैक्ट इंडिया पीछे ही था तो हेल्थ केयर में था, अब अचानक से आपको हेल्थ केयर में आगे लेके जाना है। कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, इतनी आसानी से नहीं कर सकते, राइट? दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्या ऐसे चुटकी बजा के हो जाएगा? नहीं ना, इट टेक्स टाइम। वैक्सीन बनाने में टाइम लगता है, हॉस्पिटल बनाने में टाइम लगता है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है। फिर भी कई सारे कॉर्पोरेट कंपनीज वगैरह सब साथ में जब आ गई थी तो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल वगैरह बना था, काफी सारा बना था, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल जॉब था, राइट? उसके बाद टाइम तो आप दे ही दोगे, टाइम कंज्यूमिंग तो एक पार्ट हो ही गया। फिर कॉस्टली प्रोसेस, कितना कॉस्ट लगा है एक वैक्सीन बनाने में? वैक्सीन बनाने का तो कॉस्ट छोड़ ही दो, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है, बट एक एक वैक्सीन का भी अपने को कॉस्ट पता है। आपने लगाया, मैंने लगाया, हम सबने जो वैक्सीन लगाया, नहीं लगाया तो लगवा लेना, कॉस्ट मालूम ही है आपको, कॉस्टली प्रोसेस है। और सबसे बड़ा इधर सेकेंड वेव, फिर भी आप बचा पाए? नहीं, हम एस्टिमेट ही नहीं कर पाए कि सेकेंड वेव भी आ सकता है। हम एस्टिमेट ही नहीं कर पाए कि सेकेंड वेव भी आ सकता है, करेक्ट? ये स्टोरी था, मजाक लगा होगा, पर इससे आपको सारा पॉइंट्स याद होते चला। देख लो, सबसे पहले 2020 मार्च में आके लॉकडाउन इंपोज किया, जो एक डायरेक्शन दे दिया सबको, कि अब इसी डायरेक्शन में ये कंट्री जा रहा है। लॉकडाउन इंपोज कर दिया, लॉकडाउन से डील करना पड़ेगा, घर में बैठना पड़ेगा। इट वॉज अ प्रोएक्टिव स्टेप, इट वॉज नॉट अ रिएक्टिव स्टेप, राइट? 2 पॉइंट्स इधर डन। तीसरा, वो फ्रेमवर्क दे दिया था ना उसके बाद में, लॉकडाउन में किसको क्या चीज के साथ कंप्लाई करना है। एम्बुलेंस सर्विसेज सब चालू रहेंगे, जो भी मेडिकल सर्विसेज होंगी सब चालू रहेंगी, एसेंशियल सर्विसेज विल ऑल बी ऑपरेशनल, पर आपको अपने घर में रहना है। इस तरह से क्या बोलते हैं इसको, मूवी थिएटर्स, जो सिनेमा हॉल्स वगैरह है, पता नहीं लास्ट कब गए थे, अभी तक सब बंद ही पड़ा है, राइट? वो बंद, रेस्टोरेंट्स बंद, रेस्टोरेंट्स को तो बहुत बाद में जाके खोला था, सैलून्स बंद, सब चीज बंद हो गया था, राइट? क्लियर कट सबके लिए गाइडलाइंस आई थी, फ्रेमवर्क फॉर डिसीजंस एक पाथ फाइंडर का काम किया था। इट प्रिपेयर्ड इंडिया टू फेस द फ्यूचर। किस तरह से आपको आगे का 2-4 महीना डील करना है, उसका आपको एक डायरेक्शन दे दिया, पाथ फाइंडर अप्रोच। अब क्वेश्चन उठा, क्या ये लॉकडाउन अप्रोच, क्या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? इज दिस अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन? इसको हम बोलते हैं बिजनेस सेंस में लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस। क्या ये लॉन्जेविटी, बिजनेस के लॉन्जेविटी के लिए सही रहेगा? क्वेश्चन उठाइए, तो इसका आंसर रहेगा कहां पे? आपके कोर कॉम्पिटेंसीज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस में। अगर आपका कोर कॉम्पिटेंसी है, बिल्कुल आप शायद सर्वाइव कर पाओगे लॉन्ग रन में। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कोर कॉम्पिटेंस एंड योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। क्लियर है? उसके बाद इंडिया में थोड़ा कोर कॉम्पिटेंसीज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का झोल चला था, स्पेशली इन हेल्थ केयर। क्यों चला? क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, एक छोटा सा कंट्री नहीं है, एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत सारे लोग रहते हैं इंडिया में, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसके कारण टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो जाता है। इट्स नॉट अ 1 डे जॉब, कॉस्ट इतना ज्यादा लग जाता है। एंड बेस्ट पार्ट तो ये था कि हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाए, फर्स्ट वेव से उभर ही रहे थे कि एक और
सेकेंड वेव आ गया, राइट। एक और से मैं आपको इसको रिलेट कराता हूं। मान लो आईटीसी के आप मैनेजमेंट पर बैठे हो, मैनेजमेंट के ग्रुप में आप यू आर अ पार्ट ऑफ द आईटीसी मैनेजमेंट टीम। अब एवरी ईयर ऑन ईयर बजट में क्या आता है, बजट में हम देखते थे एक्साइज ड्यूटी, अब तो जीएसटी हो गया, पहले एक्साइज ड्यूटी सिगरेट्स पर एवरी बजट में बढ़ते रहता था। आईटीसी के लिए तो बहुत बड़ा रिस्क, पहले बहुत पहले की बात है मैं जो बता रहा हूं, उस समय आईटीसी सिर्फ और सिर्फ एक टोबैको कंपनी था। अब वो इतना डाइवर्सिफाइड है, इसके पीछे का ही मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं। उस समय आईटीसी सिर्फ और सिर्फ एक टोबैको कंपनी था। अब सिर्फ और सिर्फ एक टोबैको कंपनी, रिस्क बहुत ज्यादा, क्या करे, कल को गवर्नमेंट बैन कर दे सिगरेट्स, क्या इस चीज का वेट करे या प्रोएक्टिव हो और अपने हिसाब से काम करना चालू करे? तो आईटीसी ने बोला कि नहीं, गवर्नमेंट की तो हम वेट नहीं कर रहे, हम प्रोएक्टिव होंगे, हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज करके प्रोएक्टिव होंगे। विल बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। कल को जाके बैन कर दे उसके बाद हम दूसरे बिजनेस में जाए, नहीं, हम पहले से जाएंगे दूसरे बिजनेसेस में। इट हेल्प्स, देखो अंदर में यही लिखा हुआ है, इट हेल्प्स द बिजनेसेस टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव इन शेपिंग इट्स फ्यूचर। ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू एनालाइज एंड टेक एक्शंस इंस्टेड ऑफ बीइंग मेयर स्पेक्टेटर्स। करेक्ट, कुछ नहीं, बस वही चीज को और एक्सप्लेन कर दिया ना। एक्शन आप पहले से ले सकते हो रादर देन जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग। तो आईटीसी ने बोला ना, हम होंगे प्रोएक्टिव, और प्रोएक्टिव होके उसने एक ओवरऑल प्लान बनाया, एक डायरेक्शन दिया, एक विजन क्रिएट किया कंपनी के लिए। क्या क्रिएट किया? एक विजन क्रिएट किया कंपनी के लिए। अब हम और सिर्फ टोबैको में डील नहीं करेंगे, सिर्फ टोबैको की कंपनी ये नहीं होगी, अब ये बाकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में भी एंटर करेगी। तो यहां से एक डायरेक्शन आया कंपनी के पास, टू मूव अहेड। एक डायरेक्शन आया टू मूव अहेड, किस दिशा में हमको जाना है, उसके बेसिस पे गोल्स बना, मिशन बना, विजन बना, ये सब हम आगे देखेंगे। उस डायरेक्शन में वो चलता चला गया। करेक्ट। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू डिफाइन रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स विच आर इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी। एक डायरेक्शन प्रोवाइड हो गया किस दिशा में हमको जाना है। करेक्ट, वो डायरेक्शन में आप जाओगे। और अब धीरे धीरे हम फ्रेमवर्क बनाते हैं, अलग अलग डिसीजन लेने का फ्रेमवर्क। मतलब आपको अलग बिजनेस में जाना है, अब किस बिजनेस में जाना है, किस प्रोडक्ट में जाना है, किस प्रोडक्ट में किस में मैन्युफैक्चरिंग करना है, कहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठाना है, ये सब आपको डिसाइड करना है। तो इट एक्ट्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजंस। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस रिलेटिंग टू, पढ़ो ना, बिजनेसेस, प्रोडक्ट्स, मार्केट्स, कौन से मार्केट में एंटर करना है, इंडिया या एक्सपोर्ट भी करें, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इन्वेस्टमेंट्स कहां करना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। उसके बाद इट एक्ट्स एज अ पाथ फाइंडर, ये प्रिपेयर करता है टू फेस द फ्यूचर। कल को गवर्नमेंट आके अगर बैन कर दे तो हम क्या करेंगे, इट एक्ट्स एज अ पाथ फाइंडर। राइट, पाथ फाइंडर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किया तो आपको अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपकी मदद करेगा। यानी पाथ फाइंडर, इट हेल्प्स यू फेस द फ्यूचर। राइट, आप अलग अलग जगह की अपॉर्चुनिटीज को फेस कर सकते हो। आज आईटीसी होटल्स में है, फूड में है, अब आईटीसी के पास, आईटीसी टोबैको में तो था ही, टोबैको ग्रो किया जाता है। राइट, टोबैको ग्रो किया जाता है, मतलब आईटीसी का डायरेक्ट होल्ड था फार्मर्स में। तो आईटीसी ने सोचा फार्मर्स पे तो हमारा डायरेक्ट होल्ड है ही, हम एग्री बिजनेस में और एक्सपैंड कर जाते हैं। तो उसने एग्री बिजनेस में एक्सपैंड किया। इट एक्ट्स एज अ पाथ फाइंडर। राइट, अपॉर्चुनिटी है, उसको कैपिटलाइज करो ना। करेक्ट। अब एक और पॉइंट जो बच गया था वो भी मैं कवर कर देता हूं, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म को इधर कवर करा देता हूं। कैसे? अब कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म क्या, बहुत सारे बिजनेसेस है आपके पास, आपने सोचा आपको सिगरेट को डाइवर्सिफाई करना है और भी बिजनेसेस में जाना है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, किसमें जाएंगे? ऐसे ही मन में सोच लिया कि चलो टोबैको तो जो है वो है ही, होटल में भी जाना है, चलो आज पेपर में भी जाना है, चलो कल
फूड में भी एंटर करना है, ऐसे थोड़ी सोचेंगे ना। प्रॉपर कैपिटल बजटिंग किया जाएगा, प्रॉपर रिस्क एनालिसिस किया जाएगा इन कैपिटल बजटिंग। पढ़ते हो एफएम में आप, कैपिटल बजटिंग लिख लो यहां पे, याद आ जाएगा इसी से। प्रॉपर कैपिटल बजटिंग किया जाएगा, कौन सा बिजनेस में एंटर करना है उसके लिए, और फिर डिसाइड किया जाएगा कौन सा बिजनेस में एंटर करें। अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट में एनपीवी नेगेटिव है, नेगेटिव एनपीवी है, या पेबैक इसका बहुत लंबा है, बहुत लंबा समय तक पेबैक मिलेगा, रिटर्न ही नहीं आएगा, तो क्या आप उसको एंटर करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, राइट। तो इट सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। It helps organizations avoid costly mistakes in product market choices or investments. Correct? Capital budgeting and risk analysis, या आप पढ़ते हो एफएम में, करेक्ट। अब फिर क्वेश्चन उठा, क्या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? इज दिस, ये लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस की यहां बात कर रहा है, तो कितना लंबा जाएगा, कितना लंबा आप कोई बिजनेस में रह सकते हो, ये आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर बात आएगा। और यहां पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक और रोल आता है, इट हेल्प्स टू एनहांस, इट एनहांसेस द लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस। और आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बड़ा साउंड है तो आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी ये दे देगा, करेक्ट। इट मे बी चैलेंजिंग, अगर आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं है देन इट माइट बी चैलेंजिंग टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। तो देयरफॉर आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है। और कितना लॉन्जेविटी है उसका आंसर तो यहां पे भी है, आपके कोर कॉम्पिटेंसीज और कंपेटिटिव एडवांटेजेस में, राइट। जैसा मैंने टोबैको वाला एग्जांपल दिया, आईटीसी टोबैको में ऑलरेडी है, तो यानी उसका फार्मर नेटवर्क में पूरा होल्ड है। तो फार्मर नेटवर्क में जब होल्ड है तो फूड जो एग्री बिजनेस है फटाक से वो उसमें एंटर कर सकता है, राइट। आज आईटीसी का आटा वगैरह बहुत सारी चीजें आती है, राइट, बहुत सारी चीजें आती है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सर्टेन कोर कॉम्पिटेंसीज। अगेन यहां पे आप कोर कॉम्पिटेंसीज कर लो, इसको यहां पे ठीक कर लो, दिस विल बी कोर कॉम्पिटेंसीज, राइट। कोर कॉम्पिटेंसीज एंड competitive advantages that would assist in survival and growth. Simple. वो हेल्प करता है कि आप अलग अलग कोर कॉम्पिटेंसीज और कंपेटिटिव एडवांटेजेस आप क्रिएट कर लो, राइट। उसके बाद लिमिटेशन का जो हमने पॉइंट लिया था वो एकदम सिंपल था, कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली और डिफिकल्ट टू एस्टिमेट रिस्पॉन्सेस। कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट में वही सेम चीज बोला, एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड टर्ब्यूलेंट, करेक्ट। तो एग्जैक्टली आपको फ्यूचर को, अब स्ट्रैटेजी किस लिए बनता है? फ्यूचर के लिए बनता है ना, विजन को ध्यान में रख के, ऑब्जेक्टिव वगैरह को बना के फ्यूचर आप प्लान कर रहे हो। तो फ्यूचर प्लान करना है, इजी काम नहीं है, इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स होता है फ्यूचर को प्लान करने के लिए, करेक्ट। अब यहां पे एस्टिमेट्स आ गए, तो एस्टिमेट्स अबाउट द फ्यूचर कैन ऑब्वियसली गो रॉन्ग। तो आपका कोई भी जो इन्वायरमेंट है वो कॉम्प्लेक्स इसीलिए तो है क्योंकि आपको फ्यूचर कॉम्प्लेक्स, जो फ्यूचर के एस्टिमेशंस है वो गलत हो सकती हैं, राइट। उसके बाद ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम टू प्रिपेयर अ स्ट्रेटेजी, टाइम लगता है ना, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट टेक्स टाइम टू प्रिपेयर अ स्ट्रेटेजी। पहले तो प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, फिर वो स्ट्रेटेजी को सबको कम्युनिकेट करो, पूरे ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ी होगी, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करो, सब लोग वो स्ट्रेटेजी फॉलो करें, ये इंश्योर करो। ये सब चीजें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसकी वजह से आपका डेली ऑपरेशंस इंपैक्ट हो सकता है, डेली ऑपरेशंस इंपैक्ट हो सकता है, करेक्ट। और अगर आप बहुत ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर दोगे तो वो भी कोई फायदा नहीं करेगा, करेक्ट। अब टाइम कंज्यूमिंग तो ये है ही, उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कौन करेगा? क्या आप और मैं करेंगे? ना 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 ना, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं ना, मैकिन्जी, बीसीजी, बेन, ये लोग का काम क्या है? ये स्ट्रैटेजी बना के ही तो देते हैं कि किस तरह से चीजों को आप और बेटर कर सकते हो। तो नेचुरल बात है आपको एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा, और एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा तो जेब खाली करना पड़ेगा, जेब खाली करते ही ये कॉस्टली प्रोसेस बन गया, इट एड्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल, राइट। वापस से
पॉइंट 1 और 4 थोड़ा रिलेटेबल ही है इनफैक्ट, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट है जिसमें हम ऑपरेट करते हैं, मतलब इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट या इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, राइट। एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, देखो यही बात यहां पे लिखा हुआ है, इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज टू अ फर्म स्ट्रेटेजीज। मान लो रिलायंस ने कुछ किया, तो अब उसके रिस्पॉन्स में एयरटेल क्या करेगा, वो डिफिकल्ट हो जाता है एस्टिमेट करना, करेक्ट। अब इसका एग्जांपल ये होता है, रिलायंस ने जब फ्री वाला वो स्कीम चलाया था, रिलायंस जियो ने फ्री स्कीम चलाया था, तो जब वो फ्री स्कीम उसने चलाया था, तो जब फ्री स्कीम चलाया था तो क्या उसने ये तो सोचा ही होगा कि एयरटेल और वोडाफोन वगैरह के क्या स्ट्रैटेजीज होंगे, राइट। अब उसने इसीलिए फ्री किया होगा मे बी कि एयरटेल तो चाहकर भी फ्री नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि उसके लिए तो बहुत कैपिटल चाहिए ना। जियो ने तो अपने बाकी रिलायंस के बाकी बिजनेसेस का बैकिंग लेके उतना कैपिटल जनरेट कर लिया था, पर बाकी तो एयरटेल इज अ सोल टेलीकॉम ऑपरेटर, राइट, उसके बाकी बिजनेसेस कोई उतने स्ट्रांग नहीं है, सो वो कैसे करता। सो इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज टू अ फर्म्स स्ट्रेटेजी। 4 पॉइंट, सिंपल सिंपल। क्या पहला बताओ तो फटाफट से बोलो, आपको मेरे साथ बोलना है। कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉस्टली है, और इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट रिस्पॉन्सेज। इसको कोविड से डील करना, कोविड मैनेजमेंट वाला एग्जांपल मैंने लिखाया, मैंने बताया, जो समझाया उससे आपको करना है, प्लस आईटीसी का स्टोरी। ये दो है आपके पास, ये दो एडवांटेजेस में चला गया, और लिमिटेशंस में कोविड वाला स्टोरी चला देना। कोविड से आपका सारा पॉइंट्स कवर हो जाएगा, सिर्फ वो एक कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म छूट रहा था, वो एक अलग से कर लो, क्या है उसमें, करेक्ट। क्लियर है बात। इसके साथ ये जो टॉपिक्स था, आपको इससे भी क्वेश्चंस आराम से पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उठ के आ सकता है। अगर आप देखो पीछे में क्वेश्चंस है, मैंने डाला हुआ भी है, इधर आओ, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है देखो। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, व्हाट बेनिफिट्स अक्रू बाय फॉलोइंग अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू मैनेजिंग। बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिटेशंस अटैच्ड टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, 4 पॉइंट लिमिटेशंस के, वो आ गया। 3 हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। 4 वापस देखो, the presence of strategic management cannot counter all hindrances and always achieve success. What are the limitations? वापस से limitations पूछ लिया, right? Strategy is partly proactive, partly reactive. हमने डिस्कस किया इसको बहुत डिटेल में, यहां मैंने आंसर भी डाल दिया, करेक्ट। तो काफी कुछ हमने इसमें डिस्कस किया, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। ये आप थोड़ा सा बेस बिल्डिंग भी था इस क्लास में, जो मेन इनफैक्ट जो मेन टॉपिक था वो तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला ही था। इसको आप एक बार पढ़ के आओगे, वर्ड्स को बस फोकस कर लेना, वर्ड्स को फोकस करते हुए चलना है। मैं वर्ड्स मार्क कराते हुए जा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वर्ड्स मार्क कर रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। वर्ड्स को फोकस करते हुए चलना है आपको। पॉइंट्स को तो स्टोरी फॉर्मेट में ब्यूटीफुल तरीके से किया है, आपको भी याद रहेगा, यकीन मानो याद रहेगा। कोविड वाला एग्जाम्पल, कोविड वाले जब भी आप रिवाइज करोगे ना, उसको कोविड स्टोरी से ही रिलेट करना, तब जाके वो स्टोरी आपके मन में बैठेगा और एग्जाम में आप बुक का पॉइंट लिख पाओगे, ये मेरा गारंटी आपको, राइट। इसी के साथ बाय बाय।